हेलो मेरे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक्स ट्रॉय में आपका स्वागत है। आज मैं एक कहानी शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है तेरे वसस्ते मेरी या जिंदगी। अगर मुझे अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है तो मैं नॉवल में उपलब्ध सभी अध्यायों को अपलोड करूँगा, इसलिए सबसे पहले पहला अध्याय सुनने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1 धोखा और दर्द। मुंबई, सपनों का शहर। तारों की तरह टिमटिमाती उसकी आंखें सामने कांच में लगी ड्रेस को निहार रही थी। वो मुस्कुराते और शर्माते हुए कुछ सोचकर बार बार अपनी पलकें झुका लेती तो कभी अपने गुलाबी होठों को दांतों तले कुतरकर खुद को हकीकत में आने पर मजबूर कर देती। आज वो बहुत खुश थी। खुश हो भी क्यों नहीं, आखिरकार उनका इंतजार पूरा जो होने वाला था और आज फाइनली 3 साल एक दूसरे को जानने और समझने के बाद वो अपने प्यार से सगाई करने जा रही थी। उसका सुंदर चेहरा जिस पर मास्क लगा था, सिर्फ उसकी डार्क ब्राउन आंखें दिख रही थी जो उसे बेहद सुंदर बना रही थी। वो अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो किसी से टकराकर नीचे गिर गई। अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आकर उसने सामने देखा तो एक लड़की की ऊंची हील्स की जोड़ी दिखी। धीरे धीरे उसकी नजर ऊपर उठी तो उसके सामने वो चेहरा था जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा था। पहले से ही गिरी हुई हो और कितना गिरोगी, दिखता नहीं है या फिर जानबूझकर पब्लिसिटी पाने के लिए पिया से टकरा गई। उसी ऊंची हील्स पहने लड़की के पीछे से एक दूसरी लड़की ने कहा जो उसकी असिस्टेंट थी। नीचे जो लड़की टकरा कर गिरी थी वो उठते हुए बोली, माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। रही बात पब्लिसिटी की तो उसके लिए मेरा चेहरा ही काफी है। इतना कहकर वो वहां से शॉप के अंदर चली गई। देखा तुमने, कितनी अकड़ है इसमें। पता नहीं किस बात का गुरूर है, ना बाप का पता और ना ही खानदान का, फिर भी एटीट्यूड तो ऐसे झाड़ रही थी जैसे बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। मां, उड़ लेने दो, जैसे आज गिरी है वैसे ही पूरी जिंदगी गिरेगी। उसे कभी भी किसी का सहारा नहीं मिलेगा। ये सब कहते हुए पिया के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान खेल गई। वही शॉप के अंदर जाकर उस लड़की ने एक सेल्स गर्ल से उस कांच में लगी ड्रेस की तरफ इशारा करके कहा, मुझे ये वाली ड्रेस ट्राई करनी है, क्या आप इसे मेरे लिए निकाल देंगी? सेल्स गर्ल ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जिससे वो लड़की अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी, पर वो शांत ही रही। सेल्स गर्ल जैसे ही उस ड्रेस को लेकर उसके पास आई, बीच में ही किसी ने उस ड्रेस को छीन लिया और घमंड से बोली, मुझे ये पसंद है, मेरे लिए पैक कर दो। सेल्स गर्ल ने उस हाथ के मालिक को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली और स्वीटली बोली, श्योर मैम, वैसे भी ये ड्रेस तो आप जैसी ही ब्यूटी के लिए बनी है। उस ड्रेस को पकड़े हुए पिया ने उसे सही करते हुए कहा, ये मैं अपनी बड़ी बहन के लिए ले रही हूँ, क्योंकि इसे देखकर मुझे लगा कि इस ड्रेस पर उसका ही हक होना चाहिए और होगा भी। वो मुस्कुराए और उस लड़की को अपनी तिरछी निगाहों से घूरने लगी जो उस ड्रेस को देखते हुए किन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। राही, पीछे से किसी ने पुकारा। उस आवाज को सुनकर उस लड़की को एकदम से होश आया और वो पलट गई। तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हें कितने कॉल किए और अपना फोन भी मेरे पर्स में डालकर भूल गई, पता है उसमें कितनी मिस कॉल आ रही थी। और वो कहते कहते रुक गई। उद्धरण चिन्ह। अब जाकर उसका ध्यान सामने खड़ी पिया पर गया था। वही पिया उसकी बात पूरी होने का वेट कर रही थी। अचानक उसे रुकता देख टेढ़ा मुस्कुरा दी, फिर उस लड़की को देखा जिसने अभी राही कहकर पुकारा था। वैसे तुम दोनों भी आ रही हो ना पार्टी में? आखिर रायचंद की पार्टी है, कैसे कोई मिस कर सकता है? मुस्कुराते हुए उसने अपना कार्ड सेल्स गर्ल को दिया जिससे वो भागकर पेमेंट करने चली गई। थोड़ी देर बाद उसने उसे बैग थमा दिया जिसमें वही ड्रेस थी जो राही को पसंद थी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ उन दोनों लड़कियों को देखकर अपनी असिस्टेंट के साथ वहां से चली गई। उनके जाने के बाद उस शांत खड़ी लड़की ने कहा, इन दोनों ने कुछ किया क्या? कुछ नहीं, बस वो ड्रेस जिसे मैं आज अपनी सगाई पर पहनने के बारे में सोच रही थी वो उसने अपनी बड़ी बहन के लिए खरीद ली। क्या इस बार भी उसने अपनी नज़र तेरी ही पसंद पर डाली और हर बार की तरह उसे अपनी बहन के नाम से ले लिया?
दोनों महान चुड़ैले हैं, दूसरे की चीजें ही पसंद आती है। ये कहते हुए उस लड़की का मुंह बन गया। राही हंस पड़ी और उसके गाल खींचते हुए बोली, यार रुचि तू कितनी क्यूट है, उन्हें छोड़ और मेरी मदद कर कि मैं अपने लिए क्या लूं। उसकी बात सुनकर रुचि को याद आया कि वो उसे कुछ बताना चाहती थी पर वो कैसे कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि राही एक्साइटेड होते हुए ड्रेस देख रही थी और वो एक पीच कलर के गाउन को लेकर ट्रायल रूम की तरफ जा रही है। अभी तो मुझसे पूछ रही थी और अब खुद ही चूज करके फुर से उड़ गई। ये उस खड़ूस आरव के लिए पागल हुई बैठी है और उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। कैसे बताऊं मैं अपनी दोस्त को कि वो बिना बताए कहीं चला गया है। वो परेशान होकर यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगी, तभी कोई एकदम से उसके आगे आकर खड़ा हो गया। उसके एकदम से आने पर रुचि की सांसें थम गई और वो अपने दिल को थामे सामने खड़ी लड़की को देखकर दांत पीसते हुए बोली, तेरा बस चले तो मुझे हार्ट अटैक से ही मार दे, तूफान मेल कहेगी। मुझे एक बात बता, मेरे सामने तो अपनी बचकानी हरकतें दिखाती रहती है, लेकिन उस आरव के सामने इतनी सीधी और मैच्योर क्यों बनी रहती है? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर राही हंसते हुए, अरे पागल, अब उसके सामने ऐसी हरकत करूंगी तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? रुचि, तू हमेशा इस बात की परवाह क्यों करती है कि कोई तेरे बारे में क्या सोचता है? पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। जहाँ तक मुझे याद था आरव हमेशा से तेरे पीछे था। जब से उसने पहली बार तुझे उस क्लब में देखा था उसके बाद उसने भी वही कॉलेज चूज किया जिसमें तू पढ़ती थी, फिर हमारा सीनियर बन गया। लेकिन उन 4 सालों में तूने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर अचानक से लास्ट ईयर में ऐसा क्या किया उसने जिससे तू इतनी इम्प्रेस हो गई कि उसके लिए अपने सपनों को भी छोड़ने को तैयार है? आखिरी लाइन पर आते हुए रुचि की आवाज उदास हो गई। राही ने एक गहरी सांस ली, फिर उसके दोनों कंधों को पकड़कर बोली, ये सच है कि मैं हमेशा से इन सब चीजों से दूर भागती थी और रहना भी चाहती थी, लेकिन जब लास्ट ईयर में हम कॉलेज ट्रिप पर गए थे तो वहां मेरा गलती से पैर फिसल गया था और मैं समुद्र में गिर गई। तब जो मुझे बचाने आया था वो आरव ही था, जिसने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया और रात भर मेरे हॉस्पिटल वार्ड में मेरी केयर की। उसकी बात सुनकर रुचि चुप हो गई। उसने ध्यान से अपनी दोस्त के चेहरे को देखा जो ये सब बताते हुए किसी नूर की तरह चमक रहा था। शाम का वक्त। आज रायचंद मेंशन को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, जैसे यहाँ किसी की शादी हो। सभी मेहमान सजावट की तारीफ करते हुए अंदर जा रहे थे। पार्टी में बहुत से बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जैसे बिजनेस इंडस्ट्री के दिग्गज, फिल्म इंडस्ट्री के एक लिस्ट आर्टिस्ट और मैनेजर, साथ ही बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, सिंगर्स। मेंशन के आलीशान हॉल के एक साइड बड़ा सा स्टेज बनाया गया था, जहां एक सुंदर सा गोल्डन कलर का सोफा रखा गया था और पूरी डेकोरेशन गोल्डन और वाइट थीम की थी। उसे देखकर इस बात अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ शादी तो नहीं लेकिन किसी की सगाई जरूर है। आज सभी लोग रायचंद इंडस्ट्री के बड़े बेटे आरव रायचंद की सगाई अटेंड करने आए थे। प्रिंस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री शो बेस के आधे हिस्से पर इनका राज चलता है। सभी गेस्ट्स को वेलकम करते हुए रायचंद फैमिली उन्हें अपने संबंधियों से मिला रही थी। ऐसे ही समय बीत गया और वो घड़ी आ गई जिसका सभी को इंतजार था। लाइट्स डिम हो गई और स्टेज पर खड़े होकर ओल्ड मिस्टर रायचंद ने बहुत ही खुशी और प्राउड के मिले जुले भाव से कहा, आज आप सभी के बीच में मुझे ये अनाउंस करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे खानदान के बड़े बेटे और हेड ऑफ फैमिली की एंगेजमेंट उस लड़की से होने जा रही है जिसे हमने पसंद किया है। सो प्लीज वेलकम माई ग्रैंडसन आरव रायचंद, CEO ऑफ ब्राइटलाइट एंटरटेनमेंट। उनके कहते ही वो स्पॉटलाइट सीढ़ियों के बीचों बीच जाकर ठहर गई, जिसमें 2 चमचमाते जूते दिख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मॉल से राही ने ड्रेस चेंज की और अपने छोटे से अपार्टमेंट में जाकर लाइट मेकअप किए वो रुचि के साथ टैक्सी में बैठकर उस जगह चली गई जहां आज उनकी सगाई होने वाली थी। राही के चेहरे से खुशी हटी नहीं रही थी। उसका चेहरा खुशी से ऐसे चमक रहा था जैसे कोई हीरा। आज उसका सपना पूरा होने जा रहा था। अब से उसकी भी फैमिली होगी और कोई होगा जिसे वो रुचि के अलावा अपना कह सकेगी। आधे घंटे के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। राही जल्दी से उतरी और अंदर की तरफ जाने लगी।
वही रुचि परेशानी से एक ही नंबर पर कॉल किए जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से बार बार एक ही जवाब आ रहा था। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। उसने सामने देखा। ये वही बीच था जब राही को बिना देखे और बिना जाने ही अपने सेविया से प्यार हो गया, इसलिए वो इसी जगह से अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहती थी। बीच के किनारे जहाँ कुछ पत्थर थे वहां से समुद्र बहुत ही सुहाना लग रहा था। वही बीच में एक टेंट की तरह लाइट का घर बना हुआ था, जिसके सामने सफेद पर्दों से सजा एक सोफा और टेबल बहुत ही खूबसूरती से रखी गई थी। राही उसी घर के बीचों बीच जगमगाती लाइट्स में किसी सितारे की तरह चमक रही थी। उसकी चमक, होठों की मुस्कान को देखकर रुचि का दिल भर आया। उसे अचानक से डर लगने लगा कि कहीं जो वो सोच रही है वो सच ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी राही का क्या होगा। उसकी आंखें मिच गई और पलकों से दबे 2 आंसू की बूंदें गालों से होते हुए नीचे गिर गई। रुचि, तू वहां क्या कर रही है? यहाँ और देख कि मैंने कितना सुंदर सजाया है। देखना, आरव बहुत खुश हो जाएगा और झट से मुझे अपने गले लगा लेगा। ये कहते हुए वो इमेजिन करने लगी कि उसका रिएक्शन कैसा होगा। रुचि ने खुद को संभाला और उसके करीब जाकर उसे अपने बैग से एक सैंडविच देकर बोली, राही इसे खा ले, तू सुबह से ही इन तैयारियों की वजह से भूखी थी, क्या पता बाद में भी खाने का मौका ना मिले। ये कहते हुए उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। राही, क्या मतलब कि बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा? कुछ नहीं, वो तो इसलिए कह रही थी क्योंकि आज तू आरव से उन पेपर्स के बारे में भी तो डिस्कस करने वाली है ना, तो समय मिला के नहीं। रुचि ने जल्दी से बात को बदलते हुए कहा, हाँ, हमारी सगाई के बाद में उसे अपने बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। उसके बाद हमारे बीच कोई झूठ और शक नहीं होगा। कहते हुए एक बड़ी सी स्माइल के साथ राही ने सैंडविच ले लिया और मजे से खाने लगी। रुचि की आंखें भर आई, लेकिन उसने उन्हें छुपा लिया। तभी राही की आवाज से उसका ध्यान उस पर गया। तू भी खा ले, इससे मुझे भी बाद में तेरी फिक्र नहीं होगी कि कहीं तू भूखी तो नहीं है। रुचि ने बिना कुछ कहे दूसरा सैंडविच लिया और राही को देखते हुए खाने लगी। उन्हें वहां आए 1 घंटा बीत चुका था। अब राही को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसने आरव को कॉल किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। दोनों बैठी इंतजार करने लगी। 6 से 7 बज चुके थे। सूरज भी पूरी तरह डूब गया था। यही वो समय था जब राही ने सगाई करने का सोचा था। राही की आंखों से आंसू बहकर गाल पर गिरने लगे। उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही थी। रुचि उसे इस तरह देखकर परेशान हो गई और उसे अपने गले से लगाकर बोली, मैं हूँ तेरे पास और हम मिलकर उस आरव को ढूंढ लेंगे। फिर तू उसे तड़पना जिस तरह आज तू उसके इंतजार में तड़प रही है। तभी रुचि का फोन रिंग हुआ। उसने खुश होकर फोन की स्क्रीन पर देखा तो वो निराश हो गई। यही हाल राही का भी था। अपने फोन पर उस नंबर को घूरते हुए रुचि ने सोचा ये क्यों कॉल कर रही है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने कॉल अटेंड कर लिया और स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सो कैसी हो फटीचर क्लासमेट? आई एम श्योर अच्छी तो बिल्कुल नहीं होगी। आखिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड राही का अमीर बनने का सपना जो टूट गया। ये कहकर वो हंसने लगी। हा 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 हा, पिया तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो और आइंदा मुझे कभी कॉल मत करना, रुचि ने गुस्से से कहा और अपने दांत पीस लिए। पिया ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह, मैं कैसे भूल सकती हूँ, तुम दोनों को रायचंद की तरफ से इनविटेशन थोड़ी मिला होगा। अच्छा ठीक है, मैं ही लाइव शो दिखा देती हूँ, आखिर कभी हम दोस्त थे। ये कहकर एक बार फिर से वो हंस पड़ी और कॉल कट गया। उसके रायचंद पार्टी का जिक्र करने पर रुचि को याद आया कि ये तो आरव की फैमिली है। उसने राही को देखा जो कुछ सोच रही थी। तभी फिर से पिया का कॉल आया जिसे रुचि ने बिना देरी के पिक कर लिया। ये एक वीडियो कॉल था। उन्होंने अनाउंसमेंट सुनी और जैसे ही स्पॉटलाइट उस शख्स के जूते से हटकर चेहरे पर शिफ्ट हुई, राही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके कदम लड़खड़ा गए। वो गिरती उससे पहले ही रुचि ने उसे संभाल लिया और राही की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। वही रुचि के हाथों से फोन गिर गया, लेकिन वीडियो अभी भी चालू था। उसने राही को देखा तो घबरा गई और उसे हिलाने लगी।
वो बदहवास सी जमीन में अपने घुटनों पर बैठी सर झुकाए बिलखते हुए रो रही थी। टू बी कंटिन्यूड। स्पॉइलर, क्या आरव ने सच में राही को धोखा दिया है या फिर बात कुछ और है? क्या इस धोखे को सहकर राही फिर से मुस्कुरा पाएगी? रुचि कैसे संभालेगी अपनी दोस्त को? आगे इस कहानी में और कौन से मोड़ आते हैं, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 2, सगाई और रायचंद फैमिली की होने वाली बहू। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी गेस्ट्स ने फिल्म इंडस्ट्री के प्रिंस को देखा था। उसका चेहरा और जिक्र आए दिन मैगजीन्स और न्यूज में होता रहता था, लेकिन ये पहली बार था जब वो लोग उसे सामने से देख रहे थे, क्योंकि उसे किसी से मिलना पसंद नहीं था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो उन फोटोज से ज्यादा हैंडसम अभी लग रहा था। उसके शार्प फीचर्स और एक मॉडल की तरह परफेक्ट हाइट और बॉडी, व्हाइट 3-पीस सूट में वो कहर ढा रहा था। लाइट ब्राउन नशीली आंखें, पतले होठ जिस पर कोई स्माइल नहीं, एक स्मिर्क था जो उसके रुतबे और पर्सनैलिटी को और भी चार्मिंग बना रहा था। अपना एक हाथ पैंट की जेब में डाले और दूसरे में महंगी स्मार्ट वॉच पहने वो सभी के बीच आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर तो वैसे भी सारी लड़कियों पर बिजली गिर गई थी और उनका चेहरा अगले ही पर जलकर काला हो गया जब एक खूबसूरत लड़की जाकर उनके ड्रीम बॉय के गले लग गई। लाइट पिंक और ब्राइट पिंक एंड ब्लू क्रिस्टल जड़े गाउन में वो आज किसी हूर की परी की तरह लग रही थी। परफेक्ट फिगर, हाइलाइटेड कमर तक आते बाल जिन्हें बरगेंडी किया हुआ था और लूज कर्ल्स करके खुला छोड़ गया था। उसके कोमल फीचर्स को मेकअप की मदद से बहुत अच्छे से उभारा गया था, जिससे वो और दिनों से आज बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारी लग रही थी। वही उस लड़की के एकदम से गले लगने पर आरव के भाव कठोर हो गए। उसने एक झूठी मुस्कान के साथ सबको एक नज़र देखा और उसे खुद से अलग कर दिया। सबको ये नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन उस लड़की जिसने आरव को कसकर पकड़ रखा था उसे मजबूती से पीछे धकेला गया। उसकी आंखें हल्की नम हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और इनोसेंटली स्माइल करते हुए सबको देखने लगी। फिर दोनों स्टेज पर आ गए जहां आरव के दादाजी खुशी से उन दोनों को देख रहे थे। आज मैं आपको मिलाता हूँ हमारे घर की होने वाली बहू से, ये कहकर वो उसी लड़की के पास चले गए जिसने आरव को हग किया था। दादाजी रायचंद ने उसका हाथ पकड़ा और सबको देखकर गर्व से कहा, रॉय फैमिली की सबसे बड़ी बेटी परिधि रॉय। उद्धरण चिन्ह। चारों तरफ तालियों का शोर गूंजने लगा। सभी उन दोनों की जोड़ी को बहुत सराह रहे थे। आखिर करे भी क्यों नहीं, रायचंद और रॉय दोनों ही शहर के सबसे अमीर परिवारों में से एक थे, जो आज से ही नहीं बहुत पहले से ही अपने पूर्वजों की संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। रॉय फैमिली का नाम फैशन फील्ड में उन मशहूर लोगों में से एक था जो यूनिक ज्वेलरी पीसेस बनाते थे। उनकी डिजाइन और बनाए गए एक पीस करोड़ों की कीमत का होता था। रॉय ज्वेलर्स नाम की उनकी कई ब्रांचें देश भर में फैली हुई थी, जिनकी होने वाली वारिश परिधि रॉय थी। तभी सबके कानों में फिर से मिस्टर ओल्ड रायचंद की आवाज आई, तो आज इस शानदार शाम को शुरू करने के लिए मेरा पोता आरव रायचंद अपनी मंगेतर परिधि के साथ अपना पहला डांस करेगा। जोरदार तालियों के साथ पूरे हॉल की लाइट डिम हो गई और बीच में स्पॉट लाइट के नीचे आरव और परिधि एक दूसरे के हाथों को पकड़े खड़े थे। एक मधुर म्यूजिक पूरे हॉल में गूंजने लगी। स्वर हूँ दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। 2 इस धुन को सुनकर आरव की आंखें बंद हो गई और उसके सामने कुछ सीन घूमने लगी, जब एक लड़का एक लड़की के पीछे गिटार लिए यही गाना गाते हुए घूम रहा था। वही वो लड़की चिढ़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा तो वो एकदम से होश में आ गया। सामने खड़ी लड़की में उसे उसी लड़की का अक्स दिखने लगा और वो मुस्करा दिया। हूँ सच्ची सी है जो तारीफें दिल से जो मैंने करी है। 2 आरव का हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे से उसके हाथ को मजबूती से पकड़े वो खोए हुए ही किसी के ख्यालों में उसके साथ डांस करने लगा। जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम, हो आसमां मिला जमीन को मेरी, आधे आधे पूरे है गम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम।
ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। हूँ। उनकी केमिस्ट्री को देखकर जोर जोर से हूटिंग होने लगी थी। जैसे ही लाइट्स फिर से चालू हुई और गाना बंद हो गया, चारों तरफ तालियां गूंज उठी और सबके खुशी से बातें करने की आवाज आई जिनमें उनका ही जिक्र था। आरव एकदम से होश में आया और उसने सामने देखा तो उदास हो गया। ये वो नहीं है आरव, तू उसे किसी और में ढूंढ भी कैसे सकता है। तेरा प्यार, तेरी राही सबसे जुदा है, कोई एरी गहरी उसकी बराबरी भी नहीं कर सकती। मन ही मन सोचते हुए उसके भाव फिर से कठोर हो गए और वो परिधि से दूर हो गया। उद्धरण चिन्ह। लेकिन जैसे ही वो पलटा उसकी नजर एक जगह ठहर गई और वो कांप गया। पीच कलर के सिंपल से गाउन को पहने, चेहरे पर मास्क लगाए एक लड़की अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रही थी। इस बार उसकी आंखों में कोई बचपना, कोई प्यार नहीं था, सिर्फ नफरत जो उसे खुद से हो रही थी, क्योंकि एक बार फिर किसी ने उसे प्यार और परिवार देने के वादे किए और बीच मझधार में अकेला छोड़कर किसी और के साथ अपनी दुनिया बसाने चला गया। उसकी भूरी आंखें आरव को बिना भाव के घूर रही थी। उसके अंदर सवालों का तूफान उमड़ने लगा कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जब उसे किसी और से ही शादी करनी थी तो उसे क्यों फंसाया, यही सवाल बार बार उसके जहन में खलबली मचा रहे थे। थोड़ी देर पहले जब वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन उस एक कॉल ने उसकी आखिरी उम्मीद को भी तोड़कर रख दिया। वो टूट चुकी थी। आखिर उसने जिंदगी में पहली बार उस हादसे के बाद रुचि के अलावा किसी पर विश्वास किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद उसके दिल के आसपास खड़ी सारी दीवारें गिर गई और उसने उसे इजाजत दे दी। आरव सदमे से वही खड़ा रह गया। तभी पीछे से उसके दादाजी ने उसे एक रिंग दी और उसे परिधि को पहनाने के लिए कहा। आरव ने एक नजर राही को देखा जो बिना किसी इमोशंस के उसके हाथ को घूर रही थी, जिसे अभी एक लड़की ने पकड़ा रखा था। आरव, क्या सोच रहे हो, रिंग पहनाओ, सभी इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर उसे खोया देख, इस बार दादाजी ने कड़े शब्दों में कहा। आरव ने अपना ध्यान उस तरफ से हटाया और उस रिंग को परिधि की रिंग फिंगर में पहना दिया तो सभी ने तालियां बजा दी। वहीं परिधि के पास खड़ी पिया ने राही को देख लिया था। उसने अपनी बहन को रिंग देते हुए उस तरफ देखने का इशारा किया। परिधि ने भी उधर देखा तो वो सब समझ गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसी तरह मुस्कुराते हुए आरव को रिंग पहना दी और उसके गले लग गई। सभी ने एक बार फिर तालियां बजाई। आरव ने उसे खुद से दूर करना चाहा तो वो हट गई और जल्दी से उसके गाल को चूमकर शर्माते हुए पीछे हो गई। इसी के साथ तेज हूटिंग और खुशी भरी आवाज गूंजने लगी। परिधि ने अपनी नजरें झुकाई जरूर थी, लेकिन अपनी कंखियों से वो राही को देख रही थी जिसकी आंखों में एक दर्द सा उतर आया था। उसे इस तरह देखकर पिया अपनी बहन के कान में बोली, दी देखो बेचारी अनाथ एक बार फिर अकेली हो गई। कहते हुए उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ राही को देखा, फिर उसके पीछे खड़ी रुचि को जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। एंगेजमेंट हो चुकी थी। अब सभी मेहमान आपस में बिजनेस की बातें करते हुए स्नैक एंजॉय कर रहे थे। राही, रुचि ने उसे पुकारा, लेकिन वो वही सदमे में खड़ी एकटक आरव को देख रही थी जो अपनी फैमिली के साथ बात कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र भी राही पर ही थी। राही, इस बार रुचि ने उसे जोर से हिलाया, तब जाकर वो हकीकत में आई। उसने अपनी इकलौती दोस्त को देखा जिसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं था। उसकी आंखों से फिर से आंसू बह निकले। रोने से सच बदल तो नहीं जाएगा राही। मैंने कहा था ना, यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तू नहीं मानी क्योंकि तुझे लग रहा था कि ये सब झूठ है और जब वो तुझे देखेगा तो सब कुछ छोड़कर तेरे पास चला आएगा। तू देख रही है, ये है आरव की असली दुनिया, ग्लैमर से भरी, जहां वो एक इमोशनलेस इंसान है। जो तेरे सामने था वो उसकी हकीकत नहीं थी राही, जिस तरह तूने दुनिया के सामने एक मुखौटा ओढ़ा हुआ था। मेरी सच्ची राही तो वो है जो अपने आत्मसम्मान और सपनों के लिए किस्मत से तक लड़ चुकी थी। फिर अब क्या हुआ? राही सब सुन रही थी और जैसे जैसे रुचि के कहे शब्द उसे सुनाई देते वैसे वैसे उसे एहसास होता कि उसने सच में आरव के लिए खुद को कितना बदल दिया था। यहाँ तक कि अपना सपना भी छोड़ दिया जिसके रास्ते शायद वो अपनी फैमिली को ढूंढ पाती।
राही के आंसू अपने आप सूख गए। उसने रुचि को देखा जो उसे अपने साथ चलने के लिए कह रही थी। दोनों बाहर आ गए और जैसे ही वहां से जाने को हुए एक मीठी आवाज आई जिसे सुनकर वो रुक गए। मिस राही, आप तो आरव की दोस्त है ना, फिर इस तरह उससे बिना मिले कहा जा रही है। देखो आरव, अब आप ही इन्हें रोकिए, कम से कम हमारी एंगेजमेंट का केक तो खाकर जा ही सकती है। आवाज किसी शहद जैसे मीठी थी लेकिन राही और रुचि को वो कांटे की तरह चुभ रही थी। दोनों पलट गए और अपने सामने खड़े दो परफेक्ट लोगों को देखते हुए उनके मन में एक ही ख्याल आया, कितनी बुरी किस्मत है। क्या राही खुद को संभाल कर आरव की यादों से दूर जाने में कामयाब हो पाएंगी या फिर वो उसके लिए लड़ेगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। चैप्टर 3, काली जुबान वाली काली दिल की औरत। उनके शब्द उन दोनों ने भी सुने। आरव को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो तो बस राही को ही बिना भाव के घूर रहा था। वही परिधि की आंखें कंफ्यूजन से भर गई। उसने कहा, बुरी किस्मत किसकी, तुम्हारी और किसकी? कहते हुए रुचि टेढ़ा मुस्कुरा दी। उसका जवाब सुनकर परिधि का चेहरा काला पड़ गया। तभी पीछे से किसी ने कहा, किस्मत तो तुम्हारी दोस्त की रूठ गई है, काम की नाकाज की, दुश्मन अनाज की। ओए, तेरे बाप का अनाज नहीं खाते समझी? रुचि एकदम से चिढ़ गई और गुस्से से पिया को मारने के लिए आगे बढ़ी कि राही ने उसे पकड़ लिया और ना में सर हिलाकर बोली, जाने दो रुचि, जो खुद अपने बाप के पैसे पर ऐश करते हो उन्हें तो यही लगेगा कि सब इसकी ही तरह बोझ है। उस आवाज को सुनकर इस बार आरव भी हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले राही कभी भी पलटकर जवाब नहीं देती थी, बस इग्नोर करके चली जाया करती थी। उसने उसकी आंखों में देखा जहां कुछ तो बदल गया था। नहीं, मैं अपनी राही को खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। कुछ भी हो, मेरा उससे बात करना जरूरी है, नहीं तो मैं कैसे उसे सब समझा पाऊंगा। आरव ने मन में खुद से कहा। उसकी आंखें बेचैन होकर राही को देखने लगी, जो अब उसे एक नजर देख भी नहीं रही थी, जिससे उसका दिल अंदर ही अंदर हजार टुकड़ों में टूटने लगा था। यू बिच, किसे बोझ कह रही हो? तुम्हें तो जलन हो रही है कि हम इतने अमीर खानदान से आते हैं। ये कहकर पिया ने बड़े ही स्टाइल से अपने बाल झटके और राही के पास आकर, तुम्हें क्या लगा था यहाँ आकर तुम मेरी बहन की सगाई रोक दोगी? ना ना, तुम तो यहाँ बुलाई गई हो और मैंने तुम्हें बुलाया है, वरना तुम जैसे फटीचर को इस महल जैसे मेंशन में कोई कदम भी नहीं रखने देता। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम दोनों समझ सकी, जितनी औकात हो उतने ही बड़े सपने देखने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ना खून का पता ना खानदान का पता, पता नहीं किसका गंदा खून हो। उसने अभी इतना ही कहा था। तड़ाक, पिया का चेहरे नीचे झुक गया और उसने दर्द को सहते हुए अपने उस गाल पर हाथ रख लिया। राही की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसका हमेशा से सॉफ्ट और एलिगेंट ऑरा जैसे कहीं गायब सा हो गया। कोई नहीं जानता था कि जिस राही को उन्होंने इतने सालों तक देखा या जाना था, वो एक अलग ही इंसान थी जो खुद को बाहर कभी ला ही नहीं सकी थी। लेकिन आज सारे डर को पीछे छोड़कर वो फिर से वही 8 साल वाली राही बन चुकी थी, जब उसने अपने आंखों के सामने अपने विश्वास का गला घोटते हुए देखा था। उसने जिस डर को इतने साल छुपा कर रखा, आज एक और ठोकर लगने के बाद वो उससे आजाद हो गई और अब ये राही डरने वाली नहीं थी। पिया ने गुस्से से उसे देखा और अपना हाथ उठा दिया। वो पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर कूदी। आह! उसकी दर्द भरी आह निकल गई। परिधि जल्दी से उसके पास बैठ गई और चिंता करते हुए बोली, पिया तू ठीक है ना? उसने देखा पिया के घुटने छील गए हैं और उनमें से हल्का खून भी निकल आया है। परिधि ने आश्चर्य से राही को देखा, जो पिया के खुद पर हावी होने से पहले से साइड हो चुकी थी। राही, तुम ऐसी कैसी बन गई? कॉलेज में तो तुम एकदम सीधी थी, अभी ये बदलाव आया कि पहले से ही तुम एक सड़क छाप लड़की हो जो बेवजह झगड़ा और मारपीट करती है। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा, मैं हमेशा से ऐसी ही थी, लेकिन मैंने खुद को बदलने के लिए शांत रहना चुना। लेकिन वो उसके पास बैठ गई और मायूसी से आगे कहने लगी, तुम्हारी बहन जैसे बड़बोले लोगों के कारण खुद को शांत रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो उस मेनका से भी ज्यादा अच्छे से किसी का भी ध्यान भंग कर दे। आखिर इसके पास इसका इकलौता पीस जो है इसकी काली जुबान। कहते हुए राही ने अपने घुटने को पकड़े बैठी पिया को घूरा।
उद्धरण चिन्ह डॉट। राही उठी और बाहर की तरफ जाने लगी। उसे खुद से दूर जाता देख आरव, जो उसके एक्शन से सदमे में खड़ा सब देख रहा था, अचानक उसकी हाथों की नसें तन गई और उन आंखों में अजीब सी सनक दिखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है, लेकिन वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकता। वही रुचि अपनी पहले वाली राही को देखकर मुस्कुराए बिना ना रह सकी, फिर पिया को देखकर हंसकर बोली, काली जुबान वाली काले दिल की औरत। ये कहकर वो भी राही के पीछे भागते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। काला किसे बोला? औरत होगी तुम और तुम्हारी वो 2 टके की दोस्त। पिया गुस्से से भर गई, चिल्लाने लगी। वो इतने में ही नहीं रुकी, उसने आगे भी कहना जारी रखा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी के प्यार के लायक भी हो? अरे तुम जैसे गंदे खून को कोई अपने सराखों पर नहीं बिठाएगा, बल्कि पैरों की जूती बनाकर फेंक देगा। जैसे तुम्हारी माँ शर्म से तुम्हें रोड पर छोड़कर चली गई थी, ठीक वैसे उसी तरह तुम भी किसी का पाप अपने पेट में पालोगी। सपने देखना भूल जाओ, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। हा हा हा, मुझे मारने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। राही उसे ऐसे ही जाता देख पिया जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि जो गेस्ट हॉल से बाहर की तरफ आ रहे थे उन्हें भी सुनाई दे रहा था। आ धड़ाम। वो आगे और कुछ बोलती कि आरव ने उसके ठीक पास में गमला उठाकर फेंक दिया। इस बार परिधि भी उसका चेहरा देखकर सहम गई। वही पिया का डर से बुरा हाल हो गया था, क्योंकि आरव अपनी जानलेवा आंखों से उससे ऐसे घूर रहा था जैसे अभी ही मौत के घाट उतार देगा। राही नंगे पैर उस महल जैसे मेंशन से जा चुकी थी। उसके जहन में पिया का एक एक शब्द गूंज रहा था। उसने सब कुछ सुना था, लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि पत्थर पर सर मारने से उसका ही सर फूटेगा। वैसे भी आज जो उसकी हालत थी उसकी जिम्मेदार वो खुद थी। प्यार और विश्वास दोनों सिक्के के पहलू है जिसे उसने निभाया, लेकिन क्या सामने वाला भी वैसा ही सोचता है? नहीं। राही धीरे चल, तू कहाँ जा रही है? उस काली बिल्ली की बातों के बारे में मत सोच। जरूर तेरे कान्हा ने तेरे लिए कुछ बहुत ही अच्छा और बड़ा सोच रखा होगा। राही ने कोई जवाब नहीं दिया तो रुचि उसे रोकते हुए बोली, इस तरफ कहाँ जा रही है? हमें तो घर जाना है। नहीं रुचि, तू जा, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे, मैं अपने आप आ जाऊंगी। उसने रुचि का हाथ हटाया और आगे बढ़ गई। वो चुप रही, क्योंकि उसे भी यही सही लगा कि वो अकेले रहकर खुद को इस दुख से निकाल लेगी। रात हो चुकी थी, लेकिन उसने अब सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया था। रात गहरा रही थी और राही इसी तरह अपने हाथों में हील्स पकड़े सुनसान सड़क पर बिना किसी डर के चल रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी मंजिल कहाँ है। शायद वो खुद उसे ढूंढने आई थी। एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो थम गई और अपने घुटनों पर बैठकर चीखी, आरव, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? कहा था ना कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन धोखा नहीं। प्यार के लिए एक नज़र काफ़ी थी, और मेरे लिए वो एहसासी प्यार था जब उस गहरे समुद्र में तुमने मुझे अपने सीने से लगाया था और अपनी सांसें दी थी। दुनिया की उन घटिया बातों को सुनते हुए मैं बड़ी हुई, लेकिन आज तुमने उसे सच कर दिया। सच कर दिया कि जिसकी कोई औकात, जात और खानदान का पता नहीं होता, वो किसी के घर की इज्जत कैसे बनेगी। साबित कर दिया कि आज भी लोगों की सोच कितनी छोटी है। क्या गलती है मेरी? अगर मैं अनाथ हूँ, क्या गलती है कि सब मुझे छोड़ जाते हैं? फिर आसमान को देखकर जो काला पड़ चुका था, मेरे नसीब को लिखते समय क्या आप मुझे किसी का प्यार मिलेगा ये लिखना भूल गए थे, जो आज मैं फिर एक बार टूटकर बिखर चुकी हूँ। वो दर्द से रो पड़ी। उसकी आंखें मुंद गई और वो वही बेहोश हो गई। आसमान जिसमें अब बादल गहरा आए थे, मौसम एकदम से पलट गया और तेज हवाओं के साथ सड़क पर पत्ते उड़ने लगे। सड़क के बीचों बीच बेहोश पड़ी वो, जैसे दुनिया हार चुकी थी, बिना ये जाने कि कोई है जो उसे तब से देख रहा था जब से वो रायचंद मेंशन से बाहर निकली थी। अंधेरे में छिपी एक पेड़ के पास ब्लैक रेंज रोवर के अंदर से 2 काली गहरी आंखें राही को देख रही थी, जो अब तक बेहोश हो चुकी थी। कौन है ये शख्स जिसकी नज़र शुरू से ही राही पर ठहरी हुई है? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। चैप्टर 4, मैं आज ही शादी करूंगी। अगली सुबह
बेड पर लेटी लड़की किसी स्लीपिंग ब्यूटी से कम नहीं लग रही थी। वही उसके हाथ को पकड़े एक सख्त हाथ उसे अपनी गहरी काली आंखों से बिना भाव के देखे जा रहा था। तभी उसने देखा कि उस लड़की की पलकें फड़फड़ाने लगी है, तो उसने उसका हाथ छोड़ दिया और रूम से बाहर निकल आया। वही बाहर खड़े एक लड़के ने सदमे से अपने बॉस की हरकत को देखा, फिर खुद से ही बोला, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है? बॉस ने सच में किसी लड़की को देखा, वो भी इतनी देर के लिए। राज इतने गुस्से में अपना नाम सुनकर उस लड़के ने हड़बड़ाकर सामने देखा तो उसका बॉस उसे ही अपनी कोल्ड नजरों से घूर रहा था। जी बॉस, सॉरी, वो मैं कुछ सोच रहा था। काम ज्यादा लग रहा है तो घर पर बैठ जाओ। यहाँ सपने या फिर सोचने के लिए मैंने तुम्हें नौकरी पर नहीं रखा है। उद्धरण चिन्ह। राज, बॉस मैं समझ गया, ये कहकर उसने सर झुका लिया और खुद को कोसने लगा। तभी सामने खड़े शख्स ने उसे कुछ बताया और वहां से अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया, बिना ये देखे कि उसका पीए कहीं सदमे से मर तो नहीं गया। राज ने जल्दी ही खुद को हकीकत से वाकिफ कराया और उसे अब सब कुछ समझ आने लगा था। उसने जल्दी से किसी को कॉल किया और वही बाहर खड़े होकर उस लड़की के जागने का इंतजार करने लगा। वही दूसरी तरफ एक लड़का अपनी आंखों में बेहद जुनून और पागलपन लिए बड़ी सी स्क्रीन को देख रहा था। उस फेरी लाइट के घर में वो लड़की किसी जादुई परी की तरह लग रही थी। माय लव, बहुत रुलाया है ना मैंने? कोई बात नहीं, तुम्हारे आरव को तुम्हें रुलाने और दर्द देने का हक है। अगर मेरे सिवा कोई भी तुम्हें छुएगा भी तो उसकी जिंदगी बहुत छोटी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। उसने किसी सनकी की तरह राही के मुस्कुराते चेहरे को छुआ और उसकी तस्वीर को किस करने लगा, जैसे उसके सामने सच में राही ही खड़ी हो। तुम मेरा प्यार नहीं, मेरा पागलपन बन चुकी हो। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जिस पावर के लिए मैंने इतनी मेहनत की है उसे कैसे अपने हाथ से निकलने दूँ? नहीं, और तुम्हारी खूबसूरती को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए मुझे बहुत ही पावरफुल बनना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। उसका सफेद कोट बेतरतीब ढंग से कोने में पड़ा हुआ था और वही फर्श पर कई सारी खाली वाइन की बोतल रखी हुई थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कितना नशे में है कि अपना होश खो बैठा है। उसी रूम के बाहर परिधि बेचैन सी इधर उधर घूम रही थी। वही बैठी पिया उसे देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी उसे अचानक से कुछ याद आया और उसकी आंखें चमकने लगी। उसने परिधि को देखा और बोली, दी, अगर आपको रायचंद परिवार की बहू बनना है तो उस फटीचर को आरव की जिंदगी से हमेशा के निकाल फेंकना होगा। नहीं पिया, तुमने देखा नहीं आरव कितना परेशान है। वो उससे प्यार करता है। मैंने तय किया है कि मैं उसे उसकी प्रॉपर्टी मिल जाने के बाद डिवोर्स दे दूंगी, जिससे वो खुशी से राही के साथ रह सके। अपनी बहन की बातें सुनकर पिया ने अजीब ढंग से उसे देखा। तभी उसकी नजर हल्के खुले दरवाजे पर गई और कुछ सोचकर बोली, पर दी, इससे आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी और मॉम डैड आपको ही ब्लेम करेंगे, इवन पूरी रायचंद फैमिली भी। क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए आरव की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरी खुद की इज्जत भी नहीं। जो दादाजी चाहते हैं वो उन्हें देकर मैं उसकी लाइफ से चली जाऊंगी, जिससे वो दोनों खुशी खुशी रह सके। आज भी मैं राही को इसीलिए रोकना चाहती थी जिससे आरव अपनी सफाई दे सके, पर कोई बात नहीं, मैं खुद आज ही राही को मिलने बुलाऊंगी, तब तो उसे आना ही होगा। और तुम आरव को ले आना, ये कहकर वो वहां से चली गई। पिया ने एक नज़र दरवाजे को देखा, फिर वो भी वहां से गेस्ट रूम की तरफ चली गई, क्योंकि अभी वो सब रायचंद मेंशन में ही रुके हुए थे। दरवाजे के पास खड़े आरव ने उनकी सारी बातें सुनी और उसे खुशी हुई कि परिधि एक अच्छी लड़की है। इससे एक बात तो पक्की थी कि अगर वो राही को सब समझा दे तो वो उसका इंतजार करेगी। ये सोचते हुए वो मुस्कुरा दिया। भले ही उसने बहुत पी ली थी, फिर भी कौन क्या कह रहा है उसे सब समझ आता था। माउंटेन वैली। धूप की रोशनी बेड पर लेटी लड़की के चेहरे को और भी चमका रही थी। उन किरणों से परेशान होकर जो उसे अपनी सुंदर आंखें खोलने पर मजबूर कर रही थी। राही कसम साते हुए उठ गई। उसकी नज़र सबसे पहले सामने पड़ी, जहां उसे खुला आसमान, मन को लुभाने वाला नजारा उन बड़ी बड़ी खिड़कियों से साफ नजर आ रहा था। राही को अचानक होश आया और वो अपने आसपास देखने लगी।
जैसे ही उसे याद आया कि वो तो सड़कों पर चल रही थी और अचानक वो वही बेहोश हो गई तो उसे यहाँ कौन लाया। यही सब सोचते हुए उसने अपने कपड़ों को देखा तो उसने अभी भी वही ड्रेस पहनी थी जिससे उसे राहत मिली और वो बेड से उठकर उस फुल लेंथ ग्लास वॉल जैसे खिड़कियों को खोलकर बालकनी में चली गई। एक तेज हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर गुजर गया जिससे उसके लब अपने आप मुस्कुरा दिए। वो अपनी सुंदर भूरी आंखों से बाहर की सुंदरता को निहारने लगी बिना ये जाने कि कोई उसे काफी देर से बिना पलके झपकाए अपनी उन्हीं काली कठोर लेकिन शांत आंखों से घूर रहा है। राही को भी खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं कर रही थी। उस जगह को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही सुरक्षित जगह पर आ गई हो। वो सब कुछ भूलकर अपनी आंखें बंद किए ठंडी हवाओं को महसूस करने लगी जिसमें झूलते उसके बाल उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। वही अपने स्टडी रूम की खिड़की से ये नजारा देख रहा शख्स चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, बॉस मैडम उठ गई है। उस सामने खड़े शख्स ने बस इतना कहा, फिर उसके हाथ से फाइल लेकर पेपर्स पढ़ने लगा। सब कुछ सही देखकर उसने उन्हें रख दिया, फिर कुछ सोचकर बोला, तुम्हें याद है ना क्या करना है? यस बॉस, राज ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर राज भी बाहर निकल गया। राही जैसे ही रूम के अंदर आई उसे वही बेड पर कुछ शॉपर्स रखे मिले। उसके ऊपर ही एक नोट था जिसे उसने उठा लिया। ये आपके लिए कुछ कपड़े हैं, जो भी अच्छे लगे पहन लेना। राही ने उन शॉपिंग बैग्स को देखा, फिर एक एक करके उनके अंदर रखे कपड़ों को। सभी कपड़े काफी अच्छे थे। उसने उनमें से एक लिया और बाथरूम में चली गई। हॉल में वही आदमी बिना भाव के सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। एक हाथ में अपनी ब्लैक कॉफी पकड़े उसके सिप लेते हुए आज की न्यूज पढ़ रहा था। राज उसके सामने सर झुकाए पेपर की सबसे बड़ी हेडलाइन को पढ़कर बोला, बॉस, हर जगह रायचंद की रॉय फैमिली के साथ डील और उनके बड़े बेटे की एंगेजमेंट की ही खबर चल रही है। एंटरटेनमेंट के साथ अब इनका नाम बिजनेस न्यूज पेपर में भी देखा जाने लगा है। रायचंद का जिक्र होते ही उस शख्स की आंखें और भी ज्यादा सख्त पड़ गई और उसकी हाथों की नशें उभर आई। अचानक माहौल में आई इस ठंडक से राज एकदम से होश में आया, जो झुकते हुए न्यूज पढ़ रहा था। उसने अपनी तिरछी नजरों से अपने बॉस को देखा तो सहम गया। तभी सीढ़ियों से हील की टक टक की आवाज आई तो उसकी नजर उस तरफ चली गई। सोफे पर बैठे शख्स की कठोर आंखें भी नॉर्मल हो गई और वो अपनी तिरछी निगाहों से उस तरफ देखने लगा। भूरी आंखें, काले कमर तक आते बाल, गुलाबी परफेक्ट लिप्स, बेहद ही सुंदर फीचर्स जिसे एक बार देखते ही कोई भूल नहीं सकता। बेदाग चेहरा, इतना गोरा कि हल्का सा भी छू ले तो लाल पड़ जाए। उसका रूप किसी भी नॉर्मल लड़की की तरह नहीं था। वो तो अप्सराओं को भी मात दे दे। उस पर से उसका परफेक्ट फिगर जिसे देखकर किसी का भी दिल मचल उठे। पिंक फ्लोरल ड्रेस पहने राही नीचे उतर रही थी। वो किसी सोच में गुम हॉल में आ गई, तब जाकर उसकी नज़र सोफे पर बैठे शख्स पर गई जिसका चेहरा न्यूज़पेपर से कवर था, लेकिन उसके वो अट्रैक्टिव लिप्स जो अपनी कॉफी पीते हुए किसी को भी अट्रैक्ट कर ले। राही ने अपना सर झटका और खुद से ही बोली, ओ राही, तेरी नज़र कहाँ जा रही है? संभल जा वरना ये लोग तुम्हें ठरकी ना समझ ले। जैसे ही वो उनके पास आई, राज ने रिस्पेक्ट से कहा, मैडम आप क्या पीना चाहेगी, चाय या कॉफी, या फिर कुछ खाना है तो बता दीजिए, उसके बाद आपको शायद भूख प्यास ना लगे। उसने आखिरी शब्द बहुत हल्के से कहे थे जिसे राही ने तो नहीं सुना था, लेकिन सोफे पर बैठे उस शख्स ने घूरकर उसे देखा जैसे कह रहा हो, बिहेव वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो अभी कुछ कहती कि उसका फोन बज उठा। रिंग रिंग रिंग। राही ने देखा उसका फोन यही टेबल पर है तो उसने झट से उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिससे राही टेंशन में आ गई। उसने जल्दी से कहा, डोंट वरी रुचि, हमारे अनाथ आश्रम को कुछ नहीं होगा। तू बस जल्दी से किसी ढंग के लड़के का इंतजाम कर, मैं आज ही शादी करूंगी। राही की आवाज में पहले जैसी कोमलता और मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था, जिससे ये साफ था कि उसने जो भी कहा उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार है। चैप्टर 5 ऋत्विक अग्निहोत्री।
द किंग ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। राही ने कॉल कट कर दिया, फिर राज की तरफ देखकर बोली, थैंक यू, आपने मेरी मदद की, वरना आजकल कौन किसी के बारे में परवाह करता है। मैम, आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरे बॉस थे जिन्होंने आपको सड़क पर बेहोश देखा और आपको अपनी गोद में उठाकर घर ले आए। उसकी बात सुनकर राही हैरान रह गई। उसने सोफे पर बैठे शख्स को देखने की कोशिश की जो अभी भी बिना भाव के न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी था। तभी राज ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मैंने जो सुना क्या सच है? आप शादी करना चाहती है? अगर ऐसा है तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है। उद्धरण चिन्ह। कैसा ऑफर? राही ने उसी तरह हैरानी से कहा। पहले आप बैठ जाए, हम बैठकर बातें करते हैं। उसके ये कहते ही राही ने हाँ में सर हिलाया और वही रखे एक सोफे पर बैठ गई जो उस शख्स के एकदम सामने था। राज ने एक नज़र अपने बॉस को देखा, फिर अपने गले को ठीक करते हुए बोला, मेरे बॉस के घर वाले उन्हें शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी लड़की से जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। उनके शादी न करने के फैसले से बॉस की दादी ने खाना छोड़ दिया है कि जब तक वो मानेंगे नहीं वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाएगी। उनकी जिद के आगे बॉस मजबूर हो गए और उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन शर्त ये है कि वो अपने लिए लड़की खुद पसंद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सारी बात कह देने के बाद राज ने एक गहरी सांस ली, फिर राही को देखा जो किसी सोच में गुम थी। तभी एक बार फिर उसने कहा, देखिए, आपको भी किसी से शादी करनी ही है और मेरे बॉस को भी, तो क्यों ना आप दोनों एक दूसरे से। कहते हुए वो रुक गया और बारी बारी से उन दोनों को देखने लगा। राही ने उसे अजीब ढंग से देखा और एक बनावटी मुस्कान के साथ बोली, जिसे शादी करनी है वो तो चुप है, तो तुम इतना क्यों बेताब हो? जैसे तुम्हारे बॉस की शादी नहीं हुई तो कवारे ही रह जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर राज की आंखें शौक से फैल गई। फिर उसने अपने बॉस को देखा जो राही को ही एकटक घूर रहे थे। शादी करने के लिए तुम्हारी क्या शर्तें हैं? अचानक से एक डीप वॉइस राही को सुनाई दी और उसकी आंखें अपने सामने बैठे शख्स की गहरी काली आंखों से जा मिली और वो वही जम सी गई। उद्धरण चिन्ह। पूरे माहौल में एक अजीब सी शांति फैल गई। राही बिना पल के झपकाए सदमे से अपने सामने किसी राजा की तरह बैठे आदमी को देख रही थी जो अपनी नशीली आंखों से ही उसे अपना दीवाना बना रहा था। काली गहरी आंखें, जेल से सेट किए हुए बाल, बेहद ही सुंदर फीचर्स, सेक्सी होठ, गठीला बदन, उस पर से बेहतरीन पर्सनैलिटी। एक बार कोई देखे तो देखता रह जाए। नेवी ब्लू थ्री पीस में उसका हैंडसम चेहरा किसी हीरे की तरह चमक रहा था जिसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं था। ये तो ऋत्विक अग्निहोत्री है, RA एंटरटेनमेंट के CEO, जिनकी कंपनी इंटरनेशनली भी स्टैब्लिश और फेमस है, राही ने खुद से ही कहा। उसने सोचा नहीं था एक दिन वो इतने करीब से इस इंडस्ट्री पर रूल करने वाले किंग से मिलेगी जिसे देखना भी किसी सपने से कम नहीं था। उद्धरण चिन्ह। आप मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हैं, जबकि आपके एक बार कहने पर कोई भी लड़की खुशी खुशी शादी कर लेगी? एकदम से उसके मुंह से ये सवाल निकल गया। कोई भी लड़की मुझे नहीं चाहिए। उसने बस इतना कहा और राज को कुछ इशारा कर दिया। राही भी उसकी आधी बात को समझ गई और सोचने लगी, ये तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग है, इसे मुझसे क्या ही फायदा होगा। इसे तो जो भी लड़की चाहिए होगी बस उसकी तरफ एक इशारा करने की देर है और वो उसके बिस्तर पर खुशी खुशी चढ़ने को तैयार हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। शादी तो मुझे करनी ही है। वो अभी सोच में खोई हुई ही थी कि उसका फोन फिर से रिंग करने लगा। राही ने अपने फोन को देखा तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने एक लंबी सांस ली और कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, राही तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे अपार्टमेंट गया था, वहाँ ताला लगा हुआ था। तुम्हें अपनी मंगेतर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि मेरे पीछे आकर अपना टाइम वेस्ट। वैसे भी जिस पल तुमने उससे सगाई की उसी पल से हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। उसकी ऐसी बात सुनकर आरव गुस्से से चिल्लाया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि आरव रायचंद अपनी राही को भूल जाए? कभी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो। और रही बात सगाई की तो वो सिर्फ दादाजी की वजह से मुझे मजबूरी में करनी पड़ी। लेकिन एक बार मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल जाए उसके बाद मैं परिधि को डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगा।
बस तब तक मेरा इंतजार कर लो। वैसे भी जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे, साथ में मूवी पर जाना, लंच पर मिलना और डिनर डेट के बाद लॉन्ग ड्राइव पर जाना। सब कुछ पहले जैसा ही तो होगा। उसकी बातें सुनकर राही को वो समय याद आ गया जब वो उसे स्पेशल फील कराने के लिए अपनी जी जान लगा देता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जिन्हें देखकर ऋतिक, जिसका चेहरा आरव के शब्दों को सुनकर कठोर हो गया था, उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और आंखें बंद करके खुद के गुस्से को पी गया। तभी उसके कानों में राही की मायूस आवाज सुनाई दी, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रह गया है और मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती और ना ही कोई दूसरी औरत बनना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने बिना जवाब सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर ऋतिक को देखने लगी जो उसे ही घूर रहा था। उसके दिमाग में कई सारी आवाज घूमने लगी, तुम जैसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, बस एक बार यूज करके फेंक देगा। जैसे तुम्हारी माँ अपने पाप को सड़क पर छोड़ गई थी उसी तरह तुम ही अपने पेट में किसी का पाप लेकर घूमोगी। तुम्हें क्या लगता है कि सुंदर हो तो सब तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखेंगे? नहीं, बल्कि तुम्हें अपने पैर की जूती समझकर जब मन चाहे रोंद देंगे और टूट जाने पर फेंक देंगे। राही की आंखें नम हो गई और उसने कहा, मैं आपसे शादी करूंगी लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उद्धरण चिन्ह। बोलो। ऋत्विक ने बस इतना कहा और उसे देखने लगा। मैं इस शादी को सीक्रेट रखना चाहती हूँ। राही ने उसकी आंखों में देखकर कहना जारी रखा, आप मुझे कभी भी खुद में और अपने सपने के बीच किसी एक को चुनने के लिए नहीं कहेंगे। उद्धरण चिन्ह। हम दोनों ही शादी के बाद एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। प्यार भले ना हो लेकिन विश्वास की उम्मीद रख ही सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मैं कभी भी किसी मर्द के करीब नहीं जाऊंगी और आप भी नहीं। रही बात शादी की तो हम इसे एक मौका देंगे। अगर हम एक दूसरे के लिए कंपेटेबल हुए तो लाइफ टाइम इस रिश्ते को निभाएंगे, नहीं तो कोई भी इसे खत्म कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो चुप हो गई और ऋत्विक के जवाब का इंतजार करने लगी। तब तक राज भी कुछ पेपर्स के साथ वहां आ गया था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगा, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो तुम खुद भी मुझे इंटरफेयर करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि ये एक पति का फर्ज होता है। उसने इतनी बड़ी बात बहुत सादे ढंग से कह दी थी, लेकिन उसके आखिरी शब्द राही के दिल को छू गए और वो हल्का सा मुस्कुरा दी। जल्दी ही दोनों सिविल ऑफिस के लिए निकल गए। राही ने रुचि को फोन करके सब कुछ बता दिया। वो तो ऋत्विक अग्निहोत्री का नाम सुनकर शौकी हो गई, लेकिन अपनी दोस्त की किस्मत को देखकर उसे खुशी हो रही थी कि उसकी शादी एक बहुत ही पावरफुल इंसान से होने वाली थी, जिसके बाद कोई भी उसे तंग नहीं कर पाएगा और ना ही ये कहेगा कि वो सिर्फ किसी की रखेल बनने के लायक है। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 6। यकीन नहीं होता कि अब ये हैंडसम शख्स मेरा हस्बैंड है। सिविल ऑफिस के बाहर राही अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी। कैसे उसने मेहनत करके पढ़ाई की और जब उसे अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए था तब वो किसी ऐसे इंसान के लिए उन्हें कुर्बान कर बैठी जो उसकी जगह किसी और को सिर्फ इसलिए दे रहा था क्योंकि उसे पैसा और प्रॉपर्टी उससे ज्यादा प्यारी थी। राही ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बोली, हर बार प्यार और रिश्तों के लिए एक लड़की ही क्यों कुर्बानी दे? क्या एक औरत की सफलता के पीछे कभी कोई मर्द नहीं हो सकता? उसने अपनी आंखें खोली और हकीकत को फेस करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। तभी एक बड़ी हथेली उसके हथेली को पकड़ लिया। राही, जिसके अंदर एक अलग की तूफान उमड़ रहा था, वो शांत हो गया। उसे एक गर्माहट महसूस हुई और जब उसने अपने बगल में खड़े आदमी को देखा तो उसकी आंखों में एक सुकून सा उतर आया। ऋत्विक उसे ही देख रहा था। उसने कहा, क्या तुम पछता रही हो? अगर हाँ तो अभी भी वक्त है, यहाँ से जा सकती हो, लेकिन एक बार जब तुम मेरी हो गई तो भूल जाना कि मैं तुम्हें खुद से दूर जाने दूंगा। ये बात उसने बहुत ही गंभीर लहजे में कही थी। राही हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं अपने फैसले पर कभी नहीं पछताऊंगी, क्योंकि जो भी रिग्रेट होना होता उसे मैं पहले ही पीछे छोड़कर अपनी नई जिंदगी की दहलीज पर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ऋत्विक ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ थामे आगे बढ़ गया, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो उसकी आंखें चमक उठी थी राही की डिटर्मिनेशन को देखकर। थोड़ी ही देर में दोनों ने अपनी शादी रजिस्टर करा ली और गवाह के तौर पर राज और रुचि ने साइन कर दिए, जो पहले से ही सिविल ऑफिस के अंदर उनका इंतजार कर रहे थे।
आधे घंटे के बाद दोनों के हाथ में उनका मैरिज सर्टिफिकेट था। राही ने एक गहरी सांस ली। तभी रुचि उसके गले लगते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियरेस्ट बेस्ट फ्रेंड। फिर ऋत्विक की तरफ देखकर, कांग्रेस सर। उसने भी हल्का सा सर हिला दिया। राज भी एक्साइटेड होकर बोला, कंग्रेचुलेशन बॉस एंड लेडी बॉस। राही ने हल्की स्माइल के साथ थैंक यू कहा। फिर ऋत्विक को देखने लगी, जो अपने फोन में बिजी था। ऐसा उसे लग रहा था, लेकिन वो जानता था राही उसे देख रही है। चलो, अपने फोन को जेब में रखकर ऋत्विक ने कहा और वो वहां से जैसे ही जाने को हुए, एकदम से रुचि बोली, सर मुझे राही से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है, अगर आपको ठीक लगे तो अभी कर लूं। एक नजर राही को देखकर उसने बस इतना कहा, आंखों पर शेड चढ़ाकर अपनी कार की तरफ चला गया। राज पहले से ही ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उनके जाने के बाद रुचि ने सीरियस होकर कहा, देख तू गुस्सा मत होना, मैंने तेरे लिए एक ऑडिशन अरेंज किया है। राही ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोली, रोल क्या है और कब है ऑडिशन? रुचि जो सोच रही थी कि कैसे उसे मनाएगी, राही का जवाब सुनकर एकदम से हैरान हो गई। क्या कहा तूने? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों ने कुछ गलत सुना हो। रुचि, तुमने कुछ अलग सुना है। अब राही किसी के लिए भी अपने सपनों को नहीं छोड़ेगी। उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से भरी हुई थी। उसे फिर से पहले वाले अवतार में देखकर रुचि की आंखें खुशी से नम हो गई। वो बोली, अपनी पहले वाली राही को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। साथ ही तेरी नई जिंदगी को लेकर अब मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेरे सामने फिल्म इंडस्ट्री का वो चेहरा खड़ा है जिसे लोग चाहकर भी भूल नहीं पाएंगे। और अब तो तेरे पास द ऋत्विक अग्निहोत्री का सपोर्ट भी है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी जो तुझ पर अपनी पावर की धौंस जमा सके। नहीं, भले ही अब वो मेरे हस्बैंड है, लेकिन मैं उनके नाम को इस्तेमाल करके खुद को ऊंचाइयों पर नहीं लाऊंगी। उनसे शादी करने के पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है, ना ही कोई लालच, बस स्वार्थ है कि मेरी भी फैमिली हो। अगर इसके लिए कोई मुझे स्वार्थी कहता है तो मैं तैयार हूँ। जब उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने लायक हो जाऊंगी तो खुद ही हम अपनी मैरिज पब्लिक कर देंगे। अब तू मुझे ऑडिशन के बारे में बता। रुचि जो उसकी बातों में कहीं खोई सी थी, मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। ऑडिशन आज ही शाम 5 बजे है। ये रोल उसी डायरेक्टर की फिल्म का है जिन्होंने तुम्हें 2 साल पहले अपनी फिल्म का ऑफर दिया था, और उस आरव की वजह से तुमने इतना बड़ा मौका गवा दिया। ये कहते हुए रुचि का चेहरा गुस्से से भर गया। राही को भी याद आया कि जब वो इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसे कोई रोल नहीं मिल रहा था। उसकी वजह आरव था, जो उसे बस एक शोपीस की तरफ अपने घर में सजा कर रखना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि राही का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेहरा लड़कों को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट सकता था। वो उसके लिए बहुत पॉजिटिव था, इसलिए उसने राही का करियर अपनी पावर से बंद करा दिया। आखिर वो भी 30% एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल और रूल करता है, और अपनी कंपनी लाइट ब्राइट एंटरटेनमेंट के सीईओ की पोजीशन के चलते उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। सच जानते हुए भी राही ने सोचा कि वो किसी और की उस पर नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए किसी ना किसी बहाने उसे एक्टिंग करने से रोक देता था। जब राही ने अपना करियर छोड़ दिया तो उसने उसकी सेफ्टी के लिए मास्क पहनने के लिए कहा। उसने उसकी खुशी के लिए खुद को छुपा भी लिया, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा। और अब भी वो चाहता है कि वो उसका इंतजार करे जब वो अपनी प्रॉपर्टी हासिल करके उससे शादी करेगा। हाँ, राही खुद का ही मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ी। अगर उसने सच में एक बार फिर से उससे उम्मीद लगाकर इंतजार किया होता तो उसे एक और टैग मिल जाता, दूसरी औरत, घर तोड़ने वाली और पता नहीं क्या क्या। लेकिन वो इतनी भी बेवकूफ नहीं हो सकती थी। राही कहाँ खो गई? उसके हिलाने पर राही होश में आई और उसने कहा, मेरे साथ चल, हम आगे के बारे में बैठकर बात करेंगे। रुचि को भी यही सही लगा, इसलिए वो भी उसके साथ कार के पास आ गई। राही ने खिड़की पर नोक किया तो मिरर नीचे हो गया। अंदर बैठे बेहद ही सुंदर चेहरे को देखकर राही ने मन में कहा, ये कितने हैंडसम है, कोई भी लड़की इन्हें देखे तो देखती ही रह जाए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब ये मेरे हस्बैंड है। ये सोचते हुए राही के गाल गुलाबी हो गए और होठ पर अनायास ही एक छोटी सी स्माइल आ गई। क्या हुआ बोलो? ऋत्विक ने उसके चेहरे को देखकर कहा, जो लाल हो गया था। वो क्या? मैं अपने अपार्टमेंट जाकर सामान ले आऊं? वो मेरे पास में कुछ ही डॉक्यूमेंट्स थे और मुझे शाम को ऑडिशन के लिए भी जाना है, तो मैं सीधा वहीं से आपके घर आ जाऊंगी। मेरा नहीं, अब हमारा घर है, ऋत्विक ने उसे गहराई से देखते हुए कहा। फिर उससे नजर हटाकर अपनी बात पूरी करते हुए, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कहाँ ऑडिशन है? उसकी लोकेशन मुझे सेंड कर देना। अपना फोन दो, उसने एकदम से कहा।
राही जो उसके बिना किसी ना नुकुर के मान जाने पर खुश थी, उसने कहा, क्या? ऋत्विक, अपना फोन। ओह हाँ। राही ने जल्दी से अपना फोन उसे थामा दिया। थोड़ी देर बाद ऋत्विक ने उसे फोन वापस करते हुए कहा, मैंने अपना नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर सकती हो। राही ने फोन ले लिया जिसमें हब्बी के नाम से नंबर सेव किया हुआ था। वो शर्मा गई और चोर नजरों से ऋत्विक को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर बाद कार चली गई। राही भी रुचि के साथ उसकी स्कूटी पर बैठकर अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई। वही कार के अंदर फैली खामोशी को तोड़ते हुए ऋत्विक की आवाज आई, नजर रखो उस पर, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। जी बॉस, राज ने हाँ में सर हिलाकर कहा। उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की और थोड़ी देर में उनकी कार आरए एंटरटेनमेंट की बड़ी सी इमारत के सामने रुकी, जिसमें सुनहरे अक्षरों में उसका नाम सबसे ऊंचा चमक रहा था। ऋत्विक शांत लेकिन ठंडे ऑरा के साथ कार से निकला। उसकी खुद का पर्सनल पार्किंग एरिया था, जिसमें एक लिफ्ट थी जो सीधा टॉप फ्लोर पर जाती थी। वहां सीईओ और उनके असिस्टेंट राज के अलावा कोई भी नहीं जा सकता था। दोनों लिफ्ट के अंदर आ गए और राज ने टॉप फ्लोर के लिए बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी ही देर में उनकी लिफ्ट सीधा सीईओ ऑफिस के अंदर खुली। ऋत्विक अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया और राज भी जल्दी से अपने केबिन में जाकर आज का शेड्यूल बनाने लगा। उन्हें काम करते हुए आधा घंटा बीत गया। तभी किसी ने नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, कम इन। एक लड़की व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंसिल स्कर्ट पहने बड़ी ही अदा से मटकते हुए अंदर आई और अपनी आवाज को हद से ज्यादा मीठा बनाकर बोली, बॉस, फॉरेन क्लाइंट के साथ डील हो गई है, लेकिन उनकी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? ऋत्विक ने बिना अपनी नजर उठाए कहा। जब सामने वाली लड़की ने उन्हें अपने लैपटॉप पर बिजी देखा तो वो उदास हो गई। उनकी कंडीशन ये है कि उन्हें अपनी एड के लिए एक नया चेहरा चाहिए। अगर वो किसी दूसरी कंपनी से भी होगा फिर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेंगे। ठीक है, तुम जा सकती हो। ऋत्विक के उसे जाने के लिए कहने पर भी वो वही खड़ी उसे निहारती रही और बोली, ऋत्विक तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? दादी को भी तुमने माना कर दिया। कौन है ये लड़की जो अभी बॉस कह रही थी और एकदम से उसका नाम लेने लगी? जानने के लिए सुनते रहिए तेरे वास्ते मेरी ये जिंदगानी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। चैप्टर 7, राही का ऋत्विक को फोन करना। जैसे ही दोनों अपने अपार्टमेंट के अंदर गई तो वही बगल वाले घर से एक औरत ने किसी को फोन लगा दिया। हाँ साहब, वो दोनों घर आ गई है। फिर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसके बाद कॉल कट हो गया। वो औरत कोई और नहीं, राही और रुचि की पड़ोसी थी, जिसे आरव ने उनकी पल पल की खबर जानने के कारण हायर किया था। वो भी पैसों के लालच में आकर मान गई थी और आज सुबह जब वो आया तो उसने उनसे कहा था कि जब भी राही घर आए तो सबसे पहले उसे ही इन्फॉर्म करे। अपार्टमेंट के अंदर राही ने अपना सामान पैक करते हुए कहा, रुचि मुझे लगता है तुझे भी अब दूसरी जगह अपार्टमेंट ले लेना चाहिए। मैं उनसे कहूंगी कि वो किसी को ढूंढे जिसे हम ये अपार्टमेंट बेच सके। हाँ तू बोल तो सही रही है, उस आरव का कोई भरोसा नहीं है, कब मुंह उठाकर यहाँ चला आए। वैसे भी वो तेरे लिए इतना पागल है कि तुम्हें बिना चेहरा छुपाए बाहर भी नहीं जाने देता। वो बस तेरी खूबसूरती से प्यार करता है और तुझे अपना बनाने के लिए पागल हुए जा रहा है। राही ने कुछ नहीं कहा। अब तक उसका सामान भी पैक हो गया था। उसे ज्यादा कुछ नहीं लेना था, बस कुछ जरूरी चीजें जो उसे पसंद थी, जैसे उसका प्यारा पिकाचू जिससे वो अकेले में बातें किया करती थी, फिर उसके कपड़े जो उसे बहुत पसंद है, फोटो एल्बम और ढेर सारी फ्रेम की हुई फोटोज। अपने घर के कोने कोने को देखकर उसे एहसास हुआ कि आरव की मौजूदगी के अलावा उसके पास और कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे उसे उसकी याद भी आती। वो फीका सा मुस्कुरा दी और खुद से ही बोली, उसे मैंने ऐसा कहा था, तुम्हें ऐसा ही करना होगा, मुझे तुम ऐसी ही पसंद हो, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। उसने बस तुझ पर पाबंदियां लगाई, लेकिन तेरी खुशी का क्या? तेरी खुशी गई भाड़ में। आरए एंटरटेनमेंट। ऋत्विक ने शांति से कहा, अपने लिए किसी और को चुन लो। मैंने तुम्हें कभी भी उस नजर से देखा ही नहीं, इनफैक्ट मुझे याद भी नहीं है कब देखा था। उसकी ऐसी बात सुनकर कि वो तो उसे याद भी नहीं है, उस लड़की की आंखों से आंसू बहाए वो उदासी से बोली, बचपन से तुम्हें पसंद किया है तो कैसे किसी और को पसंद करके उससे शादी कर लूं? ऋत्विक, बस एक मौका दे दो, फिर भी अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये कहकर वो उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ऋत्विक ने कड़क लहजे में कहा, नो मीन्स नो। उसकी इतनी कठोर आवाज सुनकर वो डर गई और रोते हुए केबिन से बाहर भाग गई। उसके जाने के बाद ऋत्विक ने राज को अंदर बुलाया। उसके आते ही उसने पूछा,
तुम्हारी मैम क्या कर रही है? बॉस, हमें पता चला है कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत बार बार मैम के अपार्टमेंट की तरफ झांक रही थी, और जैसे ही मैम और उनकी दोस्त घर के अंदर गए, उसने किसी को फोन कर दिया। मुझे लगता है ये आरव मल्होत्रा ही है जिसने उसे नजर रखने के लिए रखा होगा। मम, अपने लोगों को वही आस पास रहने दो, और कोई भी प्रॉब्लम हो सीधा मुझे बताना। जी बॉस, उसने कहा और बाहर चला गया। वही राही और रुचि स्क्रिप्ट देख रही थी। रुचि ने उससे कहा, इसमें तेरा रोल ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा एलिमेंट्स इसी रोल के हैं। तू कह सकती है कि पूरी कहानी की मास्टरमाइंड यही है, लेकिन एक विलेन का मरना तय है, जिसे आखिर में अपने पापों की सजा मिलेगी। लेकिन लास्ट पार्ट सबसे दुखी होता है, जिसमें स्टोरी पलट जाती है, जिसमें बताया जाता है कि जिसे सब विलेन समझ रहे थे, उसे विलेन बनाया गया था और फिर बेदर्दी से मार दिया गया। इस स्क्रिप्ट का सेकंड पार्ट भी बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तेरे कैरेक्टर को हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये पब्लिक के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर वो उस विलेन के इमोशंस को समझ पाए और उन्होंने डिमांड की, तो ऐसा होने के चांसेज बहुत ज्यादा है। राही भी ये बात समझ रही थी। उसे भी ये रोल बहुत ही अच्छा और चैलेंजिंग लगा था। ये कहानी सच में अच्छी है, मुझे ये बहुत पसंद आई। मुझे पता ही था कि तुझे ये पसंद आएगी, लेकिन टेंशन वाली बात ये है कि इसमें लीड पिया रॉय है और विलेन का रोल वो अपनी किसी दोस्त को दिलवाने वाली है। राही मुस्कुराई और कॉन्फिडेंस से बोली, डोंट वरी, ये रोल बिना टैलेंट के ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाएगा। स्पेशली ये अयांतिका का रोल खुद में ही एक आग है। इसी रोल पर फिल्म की सक्सेस टिकी है। अगर मैं सही हूँ तो स्क्रीन राइटर ने पहले ही इसका दूसरा पार्ट लिख लिया होगा और वो उसे फिल्माते हुए देखने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा। वही डायरेक्टर रिधान शाह बिना किसी टैलेंट के ऐसे ही किसी को अपनी फिल्म में नहीं ले सकते। इतना तो मैं उनके बारे में जान ही चुकी हूँ। रुचि को भी उसकी बात सही लगी और वो मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तो जल्दी से प्रैक्टिस कर ले, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। राही ने हाँ में सर हिला दिया और सोफे पर बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। रुचि भी किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। राही की मेमोरी बहुत तेज थी, उसे पूरी स्क्रिप्ट याद हो गई। उसने अपने रोल को 1 घंटे तक रिहर्स किया। जब वो सेटिस्फाई हो गई कि वो इसे अच्छे से कर लेगी, तब उसने स्क्रिप्ट को बैग में रख दिया। रुचि ने खाना टेबल पर लगाते हुए कहा, आजा खाना खा ले, उसके बाद तेरे लिए कुछ एजेंसी भी सेलेक्ट करनी है। राही जो अपना फोन लिए मिस्टर हस्बैंड वाले नंबर को देख रही थी, रुचि की बात सुनकर उसने बस हाँ कहा और कॉल लगा दिया। रिंग जाने लगी, जिसके साथ ही उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। तीसरी रिंग पर कॉल पिक कर लिया गया। राही ने कहा, ऋतिक। थोड़ी देर पहले ऑफिस में मीटिंग रूम के अंदर सभी शेयर होल्डर्स आर्य एंटरटेनमेंट के मीटिंग रूम में बैठे अपने सामने हेड चेयर पर बैठे ऋत्विक अग्निहोत्री को देख रहे थे, जो उनके ऑफर को ठुकराए जा रहा था। मिस्टर जैन, मेरी कंपनी ऐसे ही नंबर 1 नहीं है। भले ही आप हमारे सबसे बड़े शेयर होल्ड हो, लेकिन फिर भी आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि किसी को भी हमारे नाम के अंदर साइन कर सकते हो। ये कहते हुए ऋत्विक ने गुस्से से वो फाइल मिस्टर जैन की तरफ फेंक दी। उसके शांत ऑरा को बदलता देख सभी के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। मिस्टर जैन की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी दूसरा शेयर होल्डर बोला, मिस्टर अग्निहोत्री, हम सब जानते हैं ये आपकी कंपनी है और हमारे पास इतने भी शेयर नहीं है कि कोई फैसला ले सके, लेकिन फिर भी जरा सोचिए, अगर ये कोई आपका अपना होता तो फिर भी आप उसके पोर्टफोलियो और टैलेंट पर जाते। उनकी ऐसी बातें सुनकर सभी शेयर होल्डर उसे अजीब नजरों से देखने लगे। तभी ऋत्विक की शांत आवाज आई, मिस्टर शर्मा, अगर कोई मेरा अपना होता तो भी बिना टैलेंट के इस कंपनी के अंदर साइन नहीं किया जाता। माहौल की टेंशन खत्म होने की जगह बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ऋत्विक की शांत आंखें उन दोनों शेयर होल्डर को घूर रही थी। आप दोनों को फैमिली खेलनी है तो इस कंपनी को आप जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। अब तक इज्जत से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों मेरे पिता की एज के हैं। आगे आप समझदार है। उसके ये कहते ही सभी ही सांसें अटक गई। मिस्टर जैन और मिस्टर शर्मा भी वहां से चले गए, क्योंकि अगर अब भी उन्होंने बहस की तो कहीं सच में वो उन्हें निकाल ना दे। ऋत्विक ने राज से वर्क फाइल ली और एक एक करके सभी के काम और प्रॉफिट की रिपोर्ट चेक करने लगा। धीरे धीरे टाइम निकलता गया। अब सामने पीआर हेड खड़े ऋत्विक को सारे स्कैंडल्स और उनकी कंपनी को लेकर हर न्यूज बता रहे थे। तभी किसी के फोन रिंग होने की आवाज आई, जिसे सुनकर सबकी सांसें एक बात भी बंद गई और अपने अपने फोन को डर से देखने लगे। तभी उनकी नजर अपने फोन को उठाकर कान पर लगाकर बात करते हुए उनके बॉस पर गई और उन्हें दूसरा झटका लगा।
वही ऋत्विक का दिल जोर से धड़कने लगा। राही की मीठी आवाज में अपना नाम सुनकर वो उसकी आवाज में ही खो गया। वही वो लड़की भी शौक से उसे देख रही थी। ये वही थी जो ऋत्विक के केबिन में आई थी और रोकर बाहर चली गई थी। उसकी मुट्ठियां कस गई, ये सोचकर कि ऐसा कौन है जिसका कॉल ऋत्विक ने मीटिंग के बीच उठा लिया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए तेरे वास्ते मेरी ये जिंदगानी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। चैप्टर 8, हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ झटकने की। ऋतिक। जब राही को दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई तो उसने फिर से उसे पुकारा। हम। दूसरी तरफ से एक शांत लेकिन बहुत ही डीप वॉइस आई, जिसे सुनकर राही की धड़कनें थम सी गई। उसने खुद को संभाला और बोली, आपने लंच किया? उसके सवाल को सुनकर जहां ऋत्विक के होठ हल्के से मुड़ गए, वही उसे बुलाने आई रुचि शरारत से मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई। उसे अपने पास ऐसी अजीब सी मुस्कान लिए बैठा देखकर राही झेप गई और उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, वो मेरा मतलब टाइम से लंच कर लेना, उसके बाद काम। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। ये कहकर बिना दूसरी तरफ का जवाब सुने उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। एक बीप की आवाज के साथ कॉल कट गया। वही ऋत्विक के भाव वैसे ही रहे, लेकिन उसके अंदर एक अलग सी खुशी उमड़ रही थी। ये सोचकर कि उसे उसकी फिक्र है और वो अपनी तरफ से उनकी अचानक की हुई शादी में कदम बढ़ाने और एफर्ट डालने की कोशिश कर रही है, तो उसे भी एक अच्छा हस्बैंड बनना होगा। मीटिंग ओवर, उसने शांति से अपनी ठंडी आवाज में कहा और वहां से राज के साथ चला गया। राज उसके पास ही खड़ा था। उसने भी राही की बातें कुछ कुछ सुन ली थी। वो मन ही मन भगवान को थैंक यू बोलते हुए बोला, थैंक यू कि आपने बॉस की लाइफ में राही जैसी लड़की को भेजा, जो दिल साफ और नेक इंसान है, साथ ही अपने पास को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की पहल कर रही है। उद्धरण चिन्ह। वही राही फोन अपने बैग में रखते ही बिना रुचि को देखे डाइनिंग टेबल पर आ गई और बात बदलते हुए बोली, आज क्या बनाया है तूने? ये कहकर वो खाने के ऊपर से ढक्कन हटाकर देखने लगी। पनीर बटर मसाला, सादा रोटी, दाल और जीरा राइस को देखकर वो सब भूल गई और अपने लिए सर्व करते हुए रुचि को वही खड़ा देखकर बोली, जल्दी आ वरना खाना ठंडा हो जाएगा, और मुझे तो बहुत भूख लगी है। फिर मत कहना मैंने तुझे पूछा भी नहीं। हाँ, अब मैडम हमें क्यों पूछेगी, किसी के सयाजी जो बन गए हैं, रुचि ने उसे चिढ़ाते हुए कहा और डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। राही ने कुछ ना कहना ही सही समझा और शांति से खाना खाने लगी। वही दूसरी तरफ ऋत्विक ने भी राज को उसके लिए लंच लाने का कह दिया था। तभी वो लड़की एकदम से ऋत्विक के सामने आकर खड़ी हो गई और सीरिया होकर बोली, किसका कॉल था? उसकी बात सुनकर ऋत्विक की बुहें आपस में सिकुड़ गई और इस बार उसने झल्लाते हुए कहा, तुमसे मतलब? अपने काम से काम रखो, वरना दरवाजा वहां है, अभी मेरी कंपनी से निकल जाओ। अगर तुम मेरे दादाजी के दोस्त की पोती ना होती तो कब का तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक देता। ये कहकर वो अपने केबिन में चला गया। सौम्या, पीछे से किसी ने उसे आवाज दी। वो लड़की जो ऋत्विक को खुद से दूर जाते देख रही थी, किसी को अपना नाम लेते देख पीछे मुड़ गई। उसके सामने जय अग्निहोत्री खड़ा था। अपने पैंट की जेब में एक हाथ डाले वो मुस्कुराते हुए सौम्या के पास आया और एक टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, मिस सौम्या सक्सेना, मुंबई की नंबर 1 सोशलाइट, ऐसे किसी के आगे पीछे घूमते हुए अच्छी लगती है क्या भला? तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? अगर ऋत्विक मुझे भाव नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सौम्या सक्सेना किसी भी राह पड़े कचड़े को गले लगा लूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद जय अग्निहोत्री की मुस्कान गायब हो गई और उस पर गुस्सा उतर आया। अगर तुम सक्सेना फैमिली की बेटी नहीं होती तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए इतने पापड़ बेलता? अच्छी गलतफहमी है, पालो। उसके बाद वो बिना ऋत्विक से मिले वहां से चला गया, क्योंकि उसका मूड खराब हो चुका था। वही अपार्टमेंट को लॉक करके रुचि और राही दोनों अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ गई। तभी उनके सामने एक मर्सिडीज आकर रुकी और उसमें से एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का शख्स निकला। ब्लैक टैक्सिडो पहने, आंखों पर शेड्स चढ़ाए, वो राही की तरफ बढ़ रहा था। वही उसे देखकर जहां रुचि के चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, वही राही बिना भाव के उसे देख रही थी। आरव उसके पास आया और अपने शेड्स उतारकर उसे निहारने लगा। उसकी नजरों की तपिश से राही का दम घुटने सा लगा। उसने अपनी आंखें नहीं झुकाई जैसे वो पहले करती थी। आरव ने एकदम से उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, राही, मेरे दादाजी के लिए वो सगाई जरूरी थी। बस एक बार मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, उसके तुरंत बाद हम शादी कर लेंगे। बस 6 महीनों की बात है। जहां इतने साल रुके रहे वही 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। राही ने अपना हाथ खींच लिया। उसे अब आरव का टच अजीब लग रहा था। हमेशा से जब भी आरव उसके करीब आया तो वो कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करती थी।
फिर चाहे उसका हाथ ही क्यों ना पकड़ना हो। उसे पहले समझ नहीं आता था, लेकिन जब ऋत्विक ने उसके हाथ को थामा था तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई है जो उसकी परवाह करता है, कोई है जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो और हंस सकती है, जबकि आरव उसे महंगे गिफ्ट्स और शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करता था। अपने खाली हाथ को देखकर आरव की आंखें छोटी हो गई और वो गुस्से से बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे हाथ को धक्का देने की? इतनी तेज आवाज सुनकर राही सहम गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत से कहा, जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे छूने की। देखो अब तुम किसी के साथ कमिटेड हो, इसलिए ऐसे किसी पराई लड़की का हाथ पकड़े मीडिया ने देख लिया तो मेरा तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी इज्जत की धज्जियां जरूर उड़ सकती है। आरव शांत हो गया। उसने आस पास देखा तो कोई नहीं था, फिर भी उसे अपनी इमेज की बहुत परवाह थी और ये बात राही अच्छे से जानती थी। आरव जब शांत हो गया तब राही ने कहा, तुम इस वक्त रॉय फैमिली की बड़ी बेटी के साथ हो, जो दिखते शरीफ है लेकिन काम किसी गुंडे से कम नहीं है। आगे तुम समझदार हो, अगर ऐसे ही मुझे तंग करते रहे तो वो लोग तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा जीना हराम कर देंगे। ठीक है, चला जाऊंगा, पहले वादा करो कि तुम मेरा इंतजार करोगी और किसी दूसरे मर्द के करीब नहीं जाओगी। हाँ, मैं किसी दूसरे मर्द के करीब नहीं जाऊंगी, लेकिन अब से तुम जब तक परिधि रॉय के साथ हो मेरे आस पास भी नहीं भटकने चाहिए। ठीक है, आरव ने कहा और एक नजर राही को देखा और उससे बोला, एक हक तो दे ही सकती हो, अब तो तुमने अपने पास आने से भी मना कर दिया है। राही की आंखें कठोर हो गई और उसने कहा, तुम जानते हो मुझे किसी की भी करीबी से उल्टी आने लगती है। क्या तुम्हें याद नहीं, पिछली बार मैंने तुम्हारे ऊपर वॉमिटिंग कर दी थी? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। उसके दिल में दर्द हो रहा था, क्योंकि आज उसे वो अपनी राही नहीं लग रही थी। उसकी राही हमेशा एक प्यारी सी स्माइल के साथ बात करती थी। हाँ, उन दोनों के बीच फिजिकली कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी इमोशनली वो उससे जुड़ी हुई थी। वो कुछ और सोचता, तभी एक और कार वहां आकर रुकी और उसमें से परिधि निकली। फ्लोरल क्रॉप टॉप और पेंसिल मिनी स्कर्ट पहने, पिंक हील्स के साथ ब्लैक शेड्स लगाए वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसने आरव की बाह को गले लगाते हुए पूछा, बेबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड का कॉल आया था, उन्होंने शादी की शॉपिंग के लिए मॉल आने के लिए कहा था, तो मैं वही जा रही थी, तभी मुझे तुम्हारी कार दिखी और फिर मैं यहाँ आ गई, सोचा कि साथ में ही चलते हैं। आरव ने उसका हाथ हटाया और राही को देखते हुए बोला, कुछ नहीं, बस मैं राही से ये कहने आया था कि अगर वो चाहे तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती है। मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत है और उसे जॉब की। उसकी बात सुनकर परिधि की मुस्कान जम गई और उसने उदासी से आरव को देखा, जो एक टक उसे ही देख रहा था। तभी राही बोली, थैंक यू फॉर योर ऑफर मिस्टर रायचंद, लेकिन मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है, अब मुझे जॉब की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर परिधि की आंखें छोटी हो गई। वही आरव जैसे ही कुछ कहने को हुआ, परिधि बीच में बोल पड़ी, आरव वो डैड तुम्हें कब से कॉल कर रहे थे, लेकिन तुमने उठाया ही नहीं, पहले उनसे बात कर लो, तब तक मैं राही को समझाने की कोशिश करती हूँ। उसने एक नजर राही को देखा, फिर वहां से अपने कार के पास कॉल लगाने चला गया। उसके जाते ही परिधि की मासूमियत हट गई और उसने राही को वार्निंग भरे लहजे में कहा, अच्छा किया जो खुद ही जॉब ऑफर को ठुकरा दिया, वरना तुम कहीं के लायक नहीं बचती। मेरे आरव से दूर रहो, और हाँ तुम दोनों जितना जल्दी हो सके ये शहर छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, गिरगिट, रुचि गुस्से से चिल्लाई, फिर उसके ऊपर हंसते हुए, तुम्हें क्या लगता है मेरी राही तुम्हारे जैसी है जो किसी के बीच में आए? बिल्कुल नहीं, उसने आरव को तुम्हारे लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ये तो तुम्हारा मंगेतर है जो जब देखो इसके पीछे लगा रहता है। फिर चुटकी बजाकर, और एक बात कान खोलकर सुन लो, राही को इस आरव से कई गुना हैंडसम, रिच और पावरफुल इंसान मिल गया। राही ने उसकी हाथ को पकड़ लिया, तब जाकर रुचि को होश आया और उसने बात को घुमा दिया, इससे ज्यादा बेहतर इंसान मिलेगा। उसकी बात पर परिधि हंस पड़ी, हाँ 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 ड्रीम ऑन। रुचि और कुछ कहती कि राही ने उसे खींचा, क्योंकि उनकी बुक की हुई टैक्सी आ चुकी थी। वो दोनों स्कूटी से नहीं जाने वाली थी, दोनों बैठकर वहां से निकल गई। वही परिधि खुद से ही औकात भिखारी जितनी है, फिर भी सपने इतने बड़े कि कोई भी चकरा जाए। डियर लिसनर, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैप्टर 9, रुचि का ड्रामा और राही का ऑडिशन देने जाना। राही और रुचि टैक्सी से ऑडिशन वाली जगह पर पहुंच गए। राही ने पहले से ही फुल ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था, जिसमें वो किसी कातिल हसीना जैसी लग रही थी। उसकी भूरी बड़ी बड़ी आंखें अपने चारों तरफ चलते क्राउड को देख रही थी।
सच में दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, उसने एक मुस्कान के साथ कहा और रुचि के साथ आगे बढ़ गई। सभी की नज़र एक बार राही की सुंदरता को देखकर थमी, फिर कुछ जलन की वजह से फिर गई, तो कुछ उसकी तारीफ करते हुए हट गई। एक दिन देखना, सबकी नज़रें सिर्फ मेरी राही को एक नज़र देखने के लिए बेचैन होगी। जब सुंदरता के साथ टैलेंट भी सामने आएगा तो सबको एक नया सितारा मिलेगा। राही अग्निहोत्री के नाम से। रुचि का आखिरी शब्द सुनकर राही ठहर गई। उसके कानों अभी भी वही नाम बार बार सुनाई दे रहा था, राही अग्निहोत्री। उसके पास अपने नाम के अलावा कोई सरनेम नहीं था और ना ही उसने कभी लगाया। यही वजह थी कि लोग उसे अजीब नज़रों से देखते। वैसे भी जहां सुंदरता के साथ कोई बैकग्राउंड ना हो तो उनके लिए वो बस बिकाऊ होते हैं। तभी उसे कुछ याद आया और उसने कहा, रुचि तूने ऑडिशन में मेरा नाम क्या दिया है? राही अग्निहोत्री और क्या? उसने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, तूने ऐसा क्यों किया? अगर किसी को भनक भी लग गई तो अच्छा नहीं होगा। राही ने अपने माथे को दबाते हुए आगे चलते हुए कहा, ओह मैडम इतना टेंशन मत ले, इस दुनिया में बहुत अग्निहोत्री है। रही बात किसी को पता चल जाएगा तो सच्ची कहूँ, अगर मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता कि तेरी शादी मिस्टर अग्निहोत्री से हुई है तो मैं भी सपने में नहीं सोचती कि तेरे नाम के पीछे लगने वाला अग्निहोत्री किसका है। राही को भी उसकी बात ठीक लगी। ऐसे ही बातें करते करते दोनों अंदर आ गई। सामने का नजारा देखकर जहां रुचि टेंशन में आ गई, वही राही की आंखें चमकने लगी। आखिर वो अपने सपने के बहुत ही करीब जो खड़ी थी और उसे खुद पर यकीन था, इस बार कुछ भी हो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यार आज तो सिर्फ 2 रोल का ऑडिशन है और इतने सारे लोग आए हैं, जैसे कोई मेला लगा हो। राही ने कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़ाई। रुचि ने उसका नंबर लिया जो 26 था। दोनों बैठ गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। तभी रुचि ने देखा कि वो विलेन वाले रोल को छोड़कर दूसरी लाइन में खड़ी हो गई है। राही ये लाइन तो एक स्लम गर्ल के रोल की है जिसकी जान विलेन यानी अयंतिका बचाती है। उसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी उसी के नाम कर देती है और उसके साथ ही रहती है। राही मुस्कुराई, फिर उसे एक जगह इशारा कर दिया। जब रुचि ने उस तरफ देखा तो उसकी आंखों में चिढ़ दिखने लगी। अब ये यहाँ क्यों है? फिर राही को देखकर इसका मतलब जो अफवाह थी कि वो विलेन वाला रोल इसकी दोस्त को मिलेगा वो सच है। नहीं, अभी मिला नहीं है, लेकिन पिया अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी को भी उस रोल के लिए ऑडिशन देने ही नहीं दे रही। वहां देखो। रुचि ने उस तरफ देखा जहां उस रोल के लिए सभी अपने नंबर के अकॉर्डिंग बैठे थे, लेकिन अब वहां कोई नहीं दिख रहा था। सभी इसी लाइन में आ रहे थे। राही तो सच में उस रोल को जाने देगी सिर्फ उस पिया की बचकानी जिद पर? बिल्कुल नहीं। इस बार किसी की भी छोटी मोटी कोई भी जिद और डिमांड नहीं चलेगी। फिर अपने पास से एक और पेपर निकालते हुए, उसके ठीक बाद वो ऑडिशन में दूंगी, वो भी उसकी नज़रों में आए बिना। वो कैसे? रुचि ने पूछा। वो तो तुझे पता, कैसे उस पिया को उलझाना है जिससे मैं निकल सकूं और अपना ऑडिशन दे पाऊं। मतलब फिर से सारा ठेका मेरे ऊपर? ठीक है, अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। ये कहकर रुचि उसे हाई फाई देकर वहां से जाते हुए बोलती है, तू बस मेरा ड्रामा देख। पिया अपनी बेस्ट फ्रेंड तन्वी के साथ निकल रही थी। तन्वी माथुर, पिछली साल ही इसने आइटम सॉन्ग करके अपना डेब्यू किया है और कई सारे छोटे मोटे रोल करने के बाद आखिरकार वो पिया से अपनी पहचान के चलते इतने बड़े शो की एक मेन कैरेक्टर बनने जा रही है। वो दोनों ऑडिशन देकर ही निकले थे। उन्होंने सभी लड़कियों को या तो पैसे देकर खरीद लिया था या धमकी देकर उन्हें मजबूर किया। दोनों जीत भरी मुस्कान लिए बाहर की तरफ जाने लगी। तभी तन्वी से एक लड़की टकरा गई और गिर गई। साथ ही उसका सर वहां रखे पत्थर से जा लगा और पूरा माथा खून से भर गया। आ मार डाला। कौन है मेरे खून का दुश्मन? अपने बहते खून को हाथ से दबाते हुए वो बोली और जोर जोर से रोने लगी। उसकी इतनी तेज आवाज से सबका का ध्यान उस तरफ चला गया। वही पिया रुचि को देखकर हैरान हो गई। उसने देखा कि सभी इसी तरफ आ रहे हैं। कुछ स्टाफ वाले लोग भी आ गए जो ऑडिशन को अरेंज कर रहे थे। रुचि ने रोते हुए कहा, दिखाई नहीं देता क्या? अगर हम गरीब हैं तो किसी पत्थर की तरह फेंक देना चाहिए। देखो कितना खून बह रहा है। ये कहते हुए वो अपनी चोट दिखाने लगी। वही तन्वी उसकी बकवास सुनकर गुस्से से बोली, तुम जैसे लोग जेब से तो गरीब होते ही हो, अब अंधे भी होने लगे। ये तुम थी जो मुझसे टकराई, इसलिए बेवजह का बखेड़ा बनाना बंद करो। रुचि गुस्से से, मैं बखेड़ा बना रही हूँ? अरे तुम जैसे अमीर जिनके दिमाग घुटनों में होते हैं, अगर उन्हें दिखाई भी दिया कि कोई गरीब उनके पास से गुजर रहा है तो तुरंत 10 कदम की दूरी पर चले जाते हैं। बात कर रही हो कि मैं जानबूझकर टकराई? अगर तुम्हारा ध्यान होता तो तुम भला क्यों मुझसे टकराती?
आस पास खड़े लोगों को भी सही लगा। उनमें से ज्यादातर गरीब ही थे जो यहाँ कोई न कोई काम करने आए थे। साथ ही बहुत सी न्यू कमर जो उस रोल के लिए इतनी मेहनत करके आई थी, उन्हें बेवजह ही उस रोल को जाने दिया, जिस वजह से वो पहले से ही तन्वी और पिया से चिढ़ी हुई बैठी थी। और अब जब इनको मौका मिला है तो वो कैसे पीछे हटती और रुचि की हाँ में हाँ मिलाते हुए उनके खिलाफ बोलने लगी। यही वो मौका था जब पिया के लगाए गार्ड्स जो किसी को ऑडिशन नहीं देने जा दे रहे थे, जैसे ही उनका ध्यान भटका, राही तुरंत ही सबकी नजरों से बचते हुए अंदर ऑडिशन हॉल की तरफ चली गई जहां ऑडिशन हो रहा था। जैसे ही वो अंदर गई, उसके सामने 4 लोग बैठे हुए थे। एक जो इसी फिल्म का लीड और द फेमस सुपरस्टार निक्षित कपूर था, दूसरे इस मूवी के स्क्रीन राइटर, तीसरे प्रोड्यूसर विक्रांत और आखिर में डायरेक्टर रिधान शाह। उन सबको देखकर जहां राही की आंखें चमक रही थी, वही वो चारों बेमन से बैठे आपस में कुछ सीरियस बातें कर रहे थे। उनका ध्यान सामने नहीं था क्योंकि राही एकदम से आ गई थी, लेकिन पर्दे के पीछे से जो इस ऑडिशन को सिर्फ उसके लिए देखने आया था, उसका ध्यान राही पर ही टिका था। राज ने अपने बॉस को देखा जो अचानक ही मूवी में इन्वेस्ट करने को तैयार हो गए। इतना ही नहीं, खुद भी सिलेक्शन के लिए यहाँ पीछे बैठकर सब देख रहे थे। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने राही को आते देखा, वो सब समझ गया और मुस्कुरा दिया। ऋत्विक एकटक उसे देख रहा था, जो आंखों में हजारों तारों की चमक लिए पूरे कॉन्फिडेंस से एकदम से बोली, जिससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। हेलो एवरीवन, आई एम राही अग्निहोत्री। एक बड़ी सी दिलकश मुस्कान के साथ उसने उन्हें ग्रीट किया और अपना नाम बताया। वही उसे देखकर कोई बहुत हैरान रह गया। वही रिधान शाह की आंखें चमक उठी और उन्होंने उत्साह से कहा, सो हियर शी इज। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए तेरे वास्ते मेरी ये जिंदगानी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर। चैप्टर 10, फर्स्ट नाइट का गिफ्ट। रिधान ने एक्साइटेड होते हुए अपने असिस्टेंट को इशारा किया तो वो जल्दी से एक स्क्रिप्ट लेकर आया और राही को थमा दिया। राही ने स्क्रिप्ट को लेकर डायरेक्टर रिधान को देखा। मिस राही, आपके पास 5 मिनट है इस सीन को याद करने के लिए, उसके बाद आपको उसे हमारे सामने करके दिखाना है, उन्होंने गंभीरता से कहा। राही ने अपना सर हल्का सा हिलाया और स्क्रिप्ट में दिए सीन को पढ़ने लगी। सीन कुछ इस तरह था कि उसके नशे में रहने का फायदा उठाकर उसकी दोस्त ने अयंतिका को बेच दिया, लेकिन वो किसी दूसरे कमरे में चली गई और एक अजनबी के साथ रात बिता कर आ गई। जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो उस रूम में कैसे आई और उसने पूरी रात किसके साथ बिताई। फिर 2 महीने बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उस समय वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके प्यार ने किसी और को चुन लिया था और अब उसकी हरकतों से तंग आकर उसके माँ बाप ने भी उसे घर से निकाल दिया। जब वो बेसहारा दुनिया से हार कर घूम रही थी, तब वो एक कार से टकरा गई और जब उसकी हॉस्पिटल में आंख खुली तो वो पहले से ही बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद उसे खुद से ही नफरत होने लगी और उसने बदला लेने का ठान लिया। अयंतिका ने अपनी दोस्त को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। सीन खत्म हो गया। राही पूरी तरह से उस सीन को फील कर पा रही थी। आखिर धोखा तो उसे भी मिला था। राही ने सर झुका लिया और आंखें बंद कर ली। 5 मिनट बाद जब लाइट डिम हो गई और स्पॉटलाइट उस पर गई तो उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। वो लेट गई और किसी चादर की तरह खुद को समेटे अपने आस पास देखने लगी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने अपना सर दर्द से पकड़ लिया और उठकर बैठ गई। अयंतिका की नजर खुद के ऊपर गई और वो चौंक गई। उसे एकदम से रात की घटना याद आ गई और वो कल के बारे में सोचने लगी कि कैसे प्रिया ने उसे जूस दिया और उसे एक बूढ़े आदमी को बेच दिया। उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी से बचते हुए इस रूम में आ गई और एक सख्त हाथ ने उसे खींच लिया और किस करने लगा। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं आया। अयंतिका ने सर पकड़े ही अपने दिमाग पर जोर दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी आंख के कोने से एक आंसू की बूंद गिर गई। कब उसका चेहरा आंसुओं और दर्द से भर गया, उसे अंदाजा भी नहीं हुआ। आंखें लाल हो गई। वो अपने चेहरे को घुटनों पर छुपाए बेतहाशा रोने लगी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन रोने से उसके कंधे हिल रहे थे और वो बहुत अकेली लग रही थी। राही की एक्टिंग इतनी डीप थी कि सब उस सीन में खो गए। एक लड़की का दर्द, जब वो अपनी इज्जत खो बैठती है, जिससे वो प्यार करती है, वो भी उसे नफरत करता है, उसे अच्छे से फील कर पा रहे थे। फिर एकदम से सीन चेंज हो गया। 2 महीने बाद अब राही और अयंतिका किसी लाश की तरह खड़ी चल रही थी, जिसकी कोई मंजिल ना हो। तभी एक कार, उसने ऐसा एक्ट किया कि सामने सच में एक कार है और वो टकरा कर गिर गई। दूसरे सीन में उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली तो उसे सफेद स्लीक दिखाई दी। तभी डॉक्टर की आवाज आई।
मिस अयंतिका आप प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसकी दुनिया ही उजड़ गई और वो वहां से अकेले ही निकल गई। रास्ते में वो जमीन पर बैठी बिलक बिलक कर रोने लगी। अयंतिका के दुख में डूबी राही बाहर आ गई और उसे वो दिन याद आया जब वो भी अकेली सड़क पर रो रही थी। उसके पास भी कोई नहीं था। राही का दर्द उसके आंसुओं के जरिए बाहर निकले लगा। सीन खत्म हो गया, फिर भी राही उस सीन में खोकर दर्द से तड़प रही थी। उसे कैरेक्टर में इतना डीप घुसा देखकर डायरेक्टर रिधान ने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई। वही निक्षित कपूर की आंखों में भी दर्द दिखने लगा। इमोशंस में बहकर सभी खुद को उस सीन की गंभीरता, दर्द, अकेलेपन और तड़प को फील कर पा रहे थे। स्क्रीन राइटर तो रोने ही लगा था, वो भी खड़े होकर उसके लिए क्लैप करने लगा। तब जाकर सबको होश आया। राही भी खुद को संभालते हुए उठ गई और झुककर उन्हें थैंक यू कहा। रिधान शाह खुशी से बोले, वेलकम टू आवर टीम राही, फाइनली तुम्हारी जैसी इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस हमें मिलने वाली है। मैंने कहा था ना कि तुम स्क्रीन के लिए ही बनी हो। शो बेस और एक्टिंग तो जैसे तुम्हारी रगों में दौड़ती है, उसने बहुत ही प्राउड से कहा, जैसे उसने कोई कोहिनूर ढूंढ लिया हो। सच ही तो है, एक डायरेक्टर के लिए उसकी फिल्म का हीरो और हीरोइन किसी हीरे से कम नहीं होते। इस बात से हम सब सहमत हैं। मिस राही, आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन थी। स्क्रीन राइटर ने निश्चित और प्रोड्यूसर विक्रांत की तरफ देखते हुए उत्साह से कहा, जो उनसे सहमत होकर मुस्कुरा रहे थे। वही पीछे कांच की वॉल के पीछे बैठे ऋत्विक की नजर राही पर टिकी हुई थी, जो बहुत उदास लग रही थी। वो उठा और बाहर की तरफ जाते हुए बोला, मेक श्योर कि हमारी इन्वेस्टमेंट लाइट ब्राइट से ज्यादा हो। ये कहते हुए उसने अपनी आंखों पर काले शेड्स लगाए और जेब में एक हाथ डाले बाहर अपनी कार की तरफ चला गया। वही राही भी अब तक बाहर आ चुकी थी। रुचि, जो घायल होने का ड्रामा कर रही थी, वो आराम से बैठी समोसे उड़ा रही थी, साथ ही कोल्ड ड्रिंक के मजे ले रही थी। तन्वी का असिस्टेंट उसे चिढ़ते हुए देख रहा था। राही को आता देख रुचि ने उस असिस्टेंट से कहा, ठीक है, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी इतनी सेवा करने के लिए थैंक यू, और अगली बार अपने आर्टिस्ट से कहना कि ध्यान से देखकर चले, अगर टकराए तो थोड़ा विनम्र रहे। ये कहते हुए उसने उसे जाने का इशारा कर दिया। असिस्टेंट भी गुस्से से उसे घूरते हुए वहां से निकल गया। उसके जाते ही रुचि लपक कर राही के पास आई और बोली, कैसा रहा ऑडिशन? राही चुप रही। उसने उसके माथे की चोट को देखा और उस पर हाथ लगाया। आह! रुचि कराह गई। राही की आंखें छोटी हो गई और उसे घूरते हुए कहा, मैंने एक्टिंग के लिए कहा था, सच में खुद को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। चल हॉस्पिटल, कितना खून बह गया है तेरा। पास पड़े खून भरे रुमाल को देखकर बोली और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। ओए राही, ये खून नहीं है, रुचि ने उसे रोकते हुए कहा। तो क्या है? राही ने चौंकते हुए पूछा। रुचि बोली, ये वही जूस है जो मैंने तेरे लिए तैयार किया था, बीटरूट और गाजर पोमग्रानेट वाला। क्या? राही ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी एलियन को देख रही हो। अक्सर फिल्म में केचप को खून बनाते हुए देखा है, लेकिन जूस को भी इस्तेमाल करके किसी को बेवकूफ बनाते हुए वो पहली बार देख और सुन रही थी। उसे सदमे में देखकर रुचि मुस्कुराई और अपनी टॉप की कॉलर यानी उठाने की एक्टिंग करते हुए बोली, देखा हूं ना मैं स्मार्ट, पता भी नहीं चला और वो मेरा नकली खून बहता देखकर डर गए क्योंकि मैंने मीडिया को भी बुला लिया था। ये कहकर वो हंसने लगी। उसकी बात सुनकर राही भी हंस दी और बोली, तो इतनी जुगाड़ी है, तभी तो आगे चलकर बहुत बड़ी मैनेजर बनेगी। ऐसे ही बातें करते हुए वो बाहर आ गए। थोड़ी आगे जाने के बाद ही राही के फोन पर कॉल आया। उसने देखा तो मिस्टर हस्बैंड नाम फ्लैश हो रहा था। उसने जल्दी से कॉल उठाया और बोली, आप कहाँ है? थोड़े आगे चलकर देखो, मैं वही पेड़ के पास खड़ा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई और कॉल कट गया। राही ने रुचि से कहा, ऋत्विक मुझे लेने आए हैं, आज से मैं उनके साथ ही रहूंगी। तू सीधा आश्रम जा, अभी अपार्टमेंट में जाना ठीक नहीं है। बाद में उसे बेचकर हम दूसरी जगह घर ले लेंगे, तब तक के लिए तू वहीं रहे। हाँ, यही सही है, रुचि ने सर हिलाते हुए कहा और उसे जाने का कहकर खुद टैक्सी रोककर आश्रम के लिए निकल गई। वही राही आगे पेड़ के पास खड़ी रेंज रोवर की तरफ जाने लगी। राज ने बैकशीट का डोर खोला। राही अंदर बैठ गई और उसकी नजरें ऋत्विक से जा मिली, जो उसे ही देख रहा था। यहाँ आओ, उसने अपनी भारी मगर मैग्नेटिक वॉइस में कहा। राही अचानक उसके करीब बुलाने से सोच में पड़ गई, फिर कुछ सोचकर उसके करीब आ गई। ऋत्विक ने उसके हाथ को पकड़ा और उस पर एक बॉक्स रख दिया। राही ने उसे देखा और बोली, ये क्या है? खुद देख लो। ये कहकर वो फिर से अपने लैपटॉप में काम करने लगा। राही उसे देखती तो कभी उस लैपटॉप को जिसे वो शिद्दत से देख रहा था,
उसने कुछ नहीं कहा और उस बॉक्स को खोलकर देखा। उसके अंदर रखे पेंडेंट और चेन को देखकर उसने ऋत्विक को देखा और पूछा, ये किसी है? हमारी फर्स्ट नाइट का गिफ्ट। ऋत्विक ने बिना उसे देखे शांति से काम करते हुए कहा। वही राही उसे मुंह खोलकर बस देखती ही रह गई और अगले ही पल उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। डियर लिसनर, आपको ये कहानी कैसी लग रही है? कमेंट करके जरूर बताएं।